लिंक ऑन हो गया, ठीक है। हेलो रिबका, रचना, जगजीत, मैं बढ़िया हूँ बेटा सारे। एक मिनट। हेलो विकास, हेलो इंदर, सोनाली, लक्की, अमन, सोफिया। मैं बढ़िया हूँ बेटा, सोनाली, सोफिया। बेटा, जो बच्चे यूट्यूब पे ज्वाइन करते हैं लेट लेट हो जाते हैं, तो ऐसा करा करें कि वो जो भी बच्चे हैं सारे के सारे आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। सॉरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आपको जो भी है, जितने भी जो लेक्चर आपके छूट जाते हैं, हेलो शहनाज, तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाया करेगी, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ रहा। ओके, ओके राधा। ग्रुप में शेयर कर दो बेटा लिंक, ठीक है। जल्दी से जल्दी ग्रुप में शेयर कर दो बेटा यूट्यूब का लिंक, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है। हेलो गुड्डी, पारुल, काजल, इंदर, जीत, प्रीति के लाडी, शहनाज, काजल, गुड मॉर्निंग बेटा। और सुनाओ को नहीं था जी। गुड मॉर्निंग। गुड 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 बेटा। कमल सिंह, यार ये बेटा अब हम कैसे पता कर सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पता होगा ना, जब वो बोलेगी कि भाई आप क्लासेस ज्वाइन करो, शुरू करो। और अच्छी तो चल रही है क्लासेस। अगर आप यही इतना काम कर पाओ उतना भी काफी है। अच्छी बड़ी क्लासेस चल रही है, तुम्हें बता दी मतलब क्या है, ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा हो जाएगा। यही प्रेजेंटेशन मैंने वहां पे देनी है। या तो है ना, तुम्हें समझ नहीं लग रहा है ना, या तो समझ नहीं लग रहा तब बोलोगे सर हमें तो समझ नहीं लग रहा, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लगा दो। अगर समझ लग रहा है, सिर्फ डाटा की प्रॉब्लम है, तो वो तो बेटा आगे जाओगे तो और प्रॉब्लम ही आएगी ये वाली, ठीक है। तो डाटा जितना अच्छा डालवाओगे उतना बेटर रहेगा। ओके ओके, गुड जॉब। So today we will dealing with another important topic, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे हम कल करके आए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ के आए हैं, ये सारा चैप्टर करके आए हैं, उसी की आज हम एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम पढ़ेंगे आज क्या होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम कल पढ़ के आए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, हमें पता है कि ये दोनों में बैलेंस होना चाहिए। नहीं, अगर ये इम्बैलेंस होगा तो वो
जो सैटेलाइट है या जो वो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर जाएगा। कल हम यही सारा कुछ एप्लीकेशंस करके आए हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? ये हम सब कल करके आए हैं ना, कोई नई चीज तो नहीं इसमें पता करवाई आपको मैंने? गुड गुड गुड। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, कल के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है ना? किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो कि सर ये वाला टॉपिक हमें नहीं समझ लगा, ठीक है ना? ओके, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। बताओ बेटा, कोई क्वेश्चन ना समझ लगा हो? कोई क्वेश्चन हो आपको रिवीजन करने वाला? चलें आगे फिर। टाइड्स में कोई क्वेश्चन हो? टाइड्स, चलो आपको ना टाइड्स वाला रिपीट करने की बजाय मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, लेट सी दैट फर्स्ट, ठीक है? अगर नहीं समझ आएगा फिर मैं समझाऊंगा साथ साथ में, ठीक है? एक बार एक वीडियो देख लो, हल्की सी एक है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद इट। This shows 12 hours at the famous Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada. It's the biggest tide change in the world. But what force could move such a massive body of water? Gravity. Here's the Earth rotating on its axis every 24 hours. We'll now draw the Earth as a diagram with its surrounding layer of ocean. And to the right is the silvery moon. Everything is attracted to everything else in the universe with the force of gravity. So the moon is attracted to the Earth, and the Earth is equally attracted to the moon. Notice that the two force arrows are the same length, showing that gravitational attractions are of equal strength. But we're only interested in the force on the Earth here. The moon pulls on the ocean closest to it and makes it bulge outwards. When the Earth rotates, the sea level is higher at this point in its rotation, causing a high tide. And a low tide where the oceans don't bulge. So you'd expect one high tide each day. But here it gets interesting because there are two high tides a day. How come? This is because the strength of gravity is greater when objects are closer. We'll call the location of the ocean on the near side of the moon, point A, at the centre of the Earth, point B, and at the far side ocean, point C. The strength of the moon's gravity is strongest at A because it's closest to the moon. So the part of the ocean that bulges towards the moon most is at A. But the moon's gravity also pulls on the Earth, moving it towards the moon as well. This has two effects. First, it makes another bulge at C. Second, it fills in the bulge at A, but not completely, because A has moved further towards the moon than B. Lastly, the far side ocean at C is also attracted to the moon, but it moves least because the moon's gravitational pull here is at its weakest, being farthest from the moon. This leaves a partial bulge at C, though not as big as the one at A. Now we can see why, when the Earth rotates through 24 hours, it goes through two high tides and two low tides.
But there's another surprise. By the time the Earth has अब चल रही होगी, देखना अब चल रही है, चल रही है, अब चेक करना अभी। हाँ, चल पड़े बेटा क्लास यूट्यूब की। ओके, चलो आज हम आपको ये समझ नहीं आ रहा था तो मैंने इसलिए वीडियो दिखाई है। आपने देखा होगा जैसे एकदम से कितना पानी ऊपर और नीचे, वो तो ऐसे ही है, एक्सप्रेशन है बेटा, ग्लग नथिंग एल्स। ठीक है, तो एक्सप्रेशन है कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है ना, तो उसको ग्लग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हाँ, यस यस यस। तो अब तो यूट्यूब पे चल रही है ना बेटा? ओके ओके गुड। तो जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये क्यों होता है, मैंने आपको बताया टाइडल बल्ज होते हैं, बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ में ज्यादा पानी बाहर को खींचा जाता है, एक तरफ से मून के कारण और दूसरी तरफ से ड्यू टू कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसी वीडियो के बारे में मतलब मैं बात कर रहा था, कल भी ये दिखाना रह गया था, तभी मैंने आज दिखाई है आपको। ओके गुड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बलजीत को प्लीज रिफ्रेश करो बेटा, स्लाइड शो होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं, आज जो हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, ये चार्ट आपने देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपने जो फ्रंट पेज बनाना है, जब भी आपने कोई बनाने नोट्स, आपने उस सब्जेक्ट के बारे में जरूर लिखना है जिसके बारे में आपने पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है। ये यूपीएससी का सिलेबस है, इस तरह से पढ़ाना है। जो ये देखो, साइंस टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी आती है, उसमें ऑर्बिट, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आते हैं, इंडिया एंड ग्लोबल मिशंस आते हैं, प्लानिटरी सिस्टम एंड करंट अफेयर्स आते हैं। एक साल के करंट अफेयर्स, एक साल में पिछले जितने भी इसरो के मिशन हुए हैं, जितने भी नासा के मिशन हुए हैं, जितने भी यूरोपियन स्पेस मिशन के यूनिट हो रहे हैं, बेटा मैं दोबारा से करके देखता हूँ, बट होना चाहिए। लेट मी चेक, दोबारा करके देखता हूँ, एक मिनट। इट्स ओके, चल रहा है यूट्यूब वालों? बेटा वो आप अपना रेजोल्यूशन ठीक करो, मेरी तरफ से अच्छा रेजोल्यूशन आ रहा है, मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं आ रहा। ठीक है, वो अपना आप रेजोल्यूशन चेक कर लो। ठीक है, ओके ओके सर, गुड गुड। तो हम ये इसी तरह से पढ़ेंगे। आपने ये वाला फ्लो, इसको बोलते हैं हम फ्लो चार्ट या माइंड मैप चार्ट बोलते हैं। ये आपको बताता है, ये आपको दर्शाता है, अगर आपने कल कोई रिवाइज करना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपने किस तरह से रिवाइज करना है। ठीक है, अभी आपको जो मैंने अभी पीछे इतना सब कुछ कराया, फिजिक्स में हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के आए हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ के आए हैं, ये आपको करवाएगा रिवीजन जब आपने सीएपीएफ का एग्जाम देना होगा, जब आपने सीडीएस का एग्जाम देना होगा, एनडीए का एग्जाम देना होगा। यस, ये आपको तब हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब वो चीज। बट अगर आपने यूपीएससी लेवल का पढ़ना है तो हमें एक नॉच अबव जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और अच्छे से। आपको बेसिक्स मैंने बना दिए अब आपके, अब इसको एक वो लेवल ऊपर लेके जाना चलेगा। ठीक है ना, तो एक लेवल ऊपर क्या है, जैसे मैंने आपको ये बताया, इसमें आप, इसको मैंने बहुत छोटे वैसे हिस्से में डिवाइड किया, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी होगी, फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी, फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, बायो टेक्नोलॉजी, मिसलिनियस और हेल्थ न्यूट्रिशन, और सातवां है, मैंने टॉपिक ब्रॉड डिवाइड किया, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। अगर कोई पॉलिसी आई है, अगर कोई लॉ पास हुआ है, ठीक है, अगर कोई इस तरह से मतलब गवर्नमेंट स्कीम आई है, आत्मनिर्भर भारत या जो ऐसे करके आती है, वो सारी हम अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कोई रिलेटेड होएगी, जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, एक क्वेश्चन आया था 2014 में। ठीक है,
तो ये सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा आप मानेंगे हम इसको, ठीक है। नेशनल साइंस पॉलिसी, ठीक है ना। साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी क्या होती है गवर्नमेंट की, साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी क्या है, स्पेस नेशनल स्पेस पॉलिसी क्या है। बहुत सारे इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंटल बॉडीज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी हम पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हो कि डीआरडीओ किसके अंडर आता है, इसरो किसके अंडर आता है, उनका चेयरमैन कौन होता है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। आर यू गेटिंग दिस पार्ट? इसकी एक बार मैं साफ कर देता हूँ। इसकी आपने स्क्रीनशॉट लेके रखनी है बेटा। अच्छा, ओके, ठीक है। इसी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरी है। अगर कोई इसमें मेरे से टॉपिक रह गया है, देखो उसको आप इसमें एक तरफ से डाल के ऐड कर लेना अपने आप, इसकी प्रिंट आउट निकाल के या अपने आप से ड्रा करके इसके अपने आप ऐड कर लेना। कोई ब्रॉड टॉपिक अगर मेरे से रह गया होगा, मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था, हो सकता होगा कि ब्रॉड टॉपिक रह गया हो, ठीक है। तो उसके आगे अगर पार्ट होते हैं, इसमें अगर हम साइंस को डालेंगे तो 3 चीजें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें भी डाल सकते हो पीसीबी। ये आपके जनरल टॉपिक्स होंगे, ये तो आपने रिवाइज करने ही करने हैं, ठीक है। इसमें हमने जैसे आगे पढ़ा था, फिजिक्स में आगे कितना कुछ पढ़ लिया हमने, केमिस्ट्री के भी आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, बायोलॉजी के भी आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो आपने इस तरह से जो नोट्स है वो बनाने हैं। इसमें जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी में आर्टिलरी या मिसाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, नेवल एयरक्राफ्ट जो आएगा, जो हमने रफाले खरीदा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसी का एक हिस्सा माना जाएगा। कोई नेवल शिप या सबमरीन हमने बनाई है, इंडिजिनस बनाई है, उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। तो अब जब आप न्यूज़ पढ़ते हो, द हिंदू पढ़ते हो, तो अभी जैसे पिछली बार में मैं अगर मैं आपको बताऊँ तो एस्टेरॉयड के बारे में अभी न्यूज़ चल रही थी, या नेशनल स्पेस पॉलिसी के बारे में न्यूज़ चल रही थी अभी 2-4 दिन पहले, ठीक है? उनको यहाँ पे लगाने की कोशिश करो। ये देखो कहाँ पे उसको क्लासिफाई करोगे आप? यहाँ पे। अगर मैं नेशनल स्पेस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ तो वो करंट अफेयर्स यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है। अगर वो स्कीम है कोई जो गवर्नमेंट ने निकाली है, जैसे कि अभी हमने पढ़ी है, क्या कहते हैं, हृदय टीम या ऐसे करके बहुत सारी और स्कीम्स आएंगी, तो वो स्कीम्स आती वो यहाँ पे रखो, क्लासिफाई करो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने नोट्स बनाने हैं, ताकि फिनिश नोट्स बनाओ, ताकि आपको अगर रिवीजन करनी पड़े लास्ट के 10 या 15 दिनों में, तो आपको पता हो कि इसका सिलेबस कहाँ है, मेरे को कहाँ पढ़ना है, क्या करना है मेरे को, ठीक है। सपोज इसका फायदा क्या है, देखो अगर आपको कल पेपर में आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, बेसिकॉज प्रॉब्लम कहाँ आती है बेटा, रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है आपको दिमाग में। क्या होता है कि इतना कुछ इंफॉर्मेशन बड़ी होती है, जब आप पेपर लिख रहे होते हो, जब आप प्रिलिमिनरी का पेपर दे रहे होते हो, यू कैन नॉट इवन, आपको पता ही नहीं चलता कि भाई ये मेरे को क्वेश्चन आता भी होगा, वो जब आप पेपर के बाहर, जब आप बाहर बैठ के डिस्कस करोगे ना, तो आप उसका सही आंसर दोगे। लेकिन पेपर में इतना दिमाग का दही हुआ होता है लिटरली, कि आपको वो चीज नहीं समझ लगती। तो ये अगर डायग्राम वहां पे बनाया होगा, तो आपको पता है, अगर मैं पूछ रहा हूँ कोई करंट अफेयर्स इसके बारे में, और आपने पता है वो करंट अफेयर्स कहाँ पढ़ा था, तो आप क्लासीफाई कर पा रहे हो, अपने ब्रेन को एक रोड मैप दे पा रहे हो। आपको पता है कौन सा हिस्सा खंगालना है अपने ब्रेन का, जहां से मेरे को आंसर मिलेगा। दैट्स वाई ये आप क्रिएटली एक ऐप है, वहां पे जाके अपने आप नोट्स खुद भी बना सकते हो, जो इतने टेक्स्ट सेवी हैं। जो नहीं है बेटा, वो अपने पेज पे भी बना लो, इट्स ओके। ये मैं क्रिएटली एक ऐप आती है, वहां पे जाके बनाया था। तो आप खुद भी बना सकते हो, ये बहुत इजी होते हैं, ठीक है। बस आपको क्या आना चाहिए, ये देखो लिखा हुआ क्रिएटली, ठीक है। ये थोड़ा शायद पेड मैप होता है, इसलिए मैंने थोड़े से बनाए हैं इसके लिए। शायद फ्री वाले भी बहुत होते हैं, आप मेरे से ज्यादा अच्छे मतलब नेट पे जाके सर्च कर सकते हो कि सर कैसे बनाना है, कैसे करना है ना। ऑनलाइन डायग्रामिंग, कोई भी ऑनलाइन डायग्रामिंग की ऐप आती है, इस तरह से। आपको आना क्या चाहिए कि आपने बीच में क्या रखना है और साइड में क्या रखना है। इसी तरह मैं आपको जब जीएस के आंसर्स लिखने की बताऊंगा ना, जब मैंने आपको आंसर लिखने करवानी है, और मेरे पास बहुत पड़े हैं ऐसे नोट्स, तो आपको क्या कराना है, मैंने यहाँ पे आंसर बीच में लिख देना है। जैसे एक मेजर टॉपिक आ गया,
रोहिंग्यास का जैसे अभी पीछे चल रहा था, रोहिंग्यास का इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, आगे 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इंडिया के सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ये पॉइंट पता होने चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट्स पे आपके पास क्या होने चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको पॉलिटी के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद पॉलिटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए कौन से हमारे पास ऑर्डिनेंसेस हैं या कौन से लॉ है हमारे पास, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये देखो, ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज यूपीएससी डिजायरिंग फ्रॉम यू। ठीक है, कि आपको एक इशू के हर एंगल के बारे में नॉलेज है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं पता, ये तो मेरे को भी पता और ये आम आदमी को भी पता है कि ये रोहिंग्यास हैं, रोहिंग्यास मुस्लिम्स हैं। अगर आपने हिंदू मुस्लिम ही करना है बेटा, तो फिर ये एग्जाम आपके लिए है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एग्जाम उन लोगों वालों के लिए है जिन्होंने अपने हर एंगल से उस चीज को देखा है। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस को भी देखना है कि भाई अगर इतने लोग हम लेके आ रहे हैं, शरणार्थियों को अंदर लेके आ रहे हैं, तो इसका सिक्योरिटी, इंडिया की जो सिक्योरिटी है, अखंडता है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है। ठीक है, इसके 2-4 पॉइंट्स आपको आने चाहिए। उसी तरह अगर जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या आएंगे अगर हम ही अपने नेबर्स की हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, या अगर आपको इस तरह से भी देखना पड़ेगा कि म्यांमार हमारा नेबर है, अगर वो इन लोगों को बाहर निकाल रहा है, तो चलो हमें रहना तो उनके साथ ही है। तो अगर हम म्यांमार के खिलाफ बोलेंगे, अगर हम म्यांमार के खिलाफ कुछ मतलब यूनाइटेड नेशंस में कुछ लेके आएंगे, उनके प्रस्ताव लेके आएंगे उनके खिलाफ, तो वो किसकी तरफ मूव हो जाएंगे, चाइना की तरफ। और यही हुआ जब क्या कहते हैं, ये रोहिंग्या का इशू आया था, तो बहुत सारे मतलब जो हमारे न्यूज चैनल थे, उन्होंने बोला था हमें कुछ लेना चाहिए, हमें यूनाइटेड नेशंस में स्टेप लेना चाहिए। बट दे आर नॉट थिंकिंग कि इसका ओवरऑल जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और ये आपको सर ने भी बताया होगा, नहीं तो आगे जाके बताएंगे जब वो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस बताएंगे। तो ये है, तो होते हैं इतने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स। ठीक है, ये एक पेज में नहीं आते, ये 2 या 3 पेज या चार्ट भी अब बना सकते हो आप इसका। ठीक है, कि आगे से आगे आगे जोड़ते रहो इसके। तो ये रिवीजन करने, पॉइंट को रिवीजन करना आपके लिए आसान होता है। ठीक है जी, ओके, समझ लग रहा है बेटा? तो नोट्स बनाने, अब आप मेरे को पूछोगे सर नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स बनाने ऐसा है। और आज मैं एक और चीज कराऊंगा, जब मैं आपको सारा कुछ करवा दूंगा ना, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो मैंने आज पढ़ाया उसके नोट्स कैसे बनाने हैं आप। ठीक है, काफी बच्चे पूछते हैं मेरे से सर कैसे नोट्स बनाने हैं, तो आज आपका ये भी डिस्कस हो। सो यू गॉट द पिक्चर नाउ कि कैसे हमें ये चीजें करनी है, आगे कैसे आपको इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, फर्स्ट लॉ मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। याद है हम जब ग्रेविटेशनल का कंसेप्ट पढ़ के आए थे और हमने न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ी थी, न्यूटन के बारे में पढ़ा था, तो ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ के आए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ। ठीक है ना? ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, सो यही कंसेप्ट को अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में रखेंगे, तो उसको हम कुछ इस तरह से देखेंगे। देखो, ठीक है, ये रहने दो, ये तो केपलर्स का लॉ है, आगे चलते हैं। तो पेरिगिरी और अपोजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी अर्थ के अराउंड जब सैटेलाइट कोई मूव करता है, अब सैटेलाइट क्या होता है बेटा, उपग्रह, हम हिंदी में इसको उपग्रह भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो उपग्रह जो होएगा ये आपके, ये 2 तरह के होते हैं सैटेलाइट्स, आगे हम जाके पढ़ेंगे भी। एक होता आर्टिफिशियल, एक होता नेचुरल। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जो उपग्रह है, उसकी कोई एग्जांपल बताओ मेरे। यस, मून। यस, वेरी गुड संकेत। तो मून के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो होगा नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल तो बहुत सारे आते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल का कोई और नाम हो हिंदी में मेरे को नहीं पता। कृत्रिम, कृत्रिम है ना, आई थिंक कृत्रिम होता है ना? तो कृत्रिम जो आपके सैटेलाइट्स हैं, जो कृत्रिम आपके उपग्रह हैं, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। यस, बहुत सारे हैं हमारे पास, इनसैट है हमारे पास, जीपीएस वाले सारे सैटेलाइट्स हैं, नाविक वाले सारे सैटेलाइट्स हैं, रोसकॉस्मोस वाले सारे सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स इसमें आते हैं। ओके, तो ये पेरिजी और एपोजी क्या होता है? पेरिजी होता है कि एपोजी होता है जो सबसे, जब ये आपने पता है ना कि हमने पढ़ा था कि जब एक जो हमारे पास होता है सैटेलाइट,
वो क्या कहते हैं, जैसे अर्थ अगर हमने बात की थी, यहाँ पे ये देखो, ये सन है, यहाँ पे अगर अर्थ होएगी और यहाँ पे अर्थ होएगी, दोनों तरफ अर्थ हो सकती है, यहाँ पे घूम के यहाँ पे जाएगी। तो जब सन के पास में है तो उसको बोलते हैं पेरिजी। जो सबसे सन के दूर में सबसे दूर होएगा जब, तो हम उसको बोलेंगे एपोजी। ठीक है, ये समझ लगा आपको? यस, स्पेस एक्स, वेरी गुड संकेत, उस तक पहुंचेंगे हम। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। तो इसमें भी हम जब बात कर रहे हैं, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये और ये एपोजी और पैरोजी कब कहां बनते हैं? क्या ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में बन सकते हैं? ये बताओ मेरे को, खुद सोचो। बन सकते हैं? नहीं नहीं, वेरी गुड, क्यों? ये देखो और ये देखो, दिख रहा है आपको? सॉरी, इधर को देखो, ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? अब देखो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो जितना डिस्टेंस इसका रेडियस का यहाँ पे है, ठीक है, उतना ही ऊपर को है, उतना ही नीचे को है, उतना ही साइड को है, तो रेडियस तो सेम है, तो किसी जगह पे पास नहीं है ना ये। ठीक है, अगर मैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स लेता हूं, ये वाले, दिख रहा है? तो अगर सन यहाँ पे है, यहाँ पे, तो अर्थ जब यहाँ पे मूव कर रही है दूसरी जगह पे, इसके साउंड 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 साउंड, ठीक है, तो अर्थ किस में, एक जगह में पास आएगी, एक जगह में दूर जाएगी ना। तो जब ये एलिप्टिकल ऑर्बिट होंगे हमारे पास पेरिजी और एपोजी बनेगा। ये समय लग गया। पेरिजी और एपोजी होने के लिए हमारे पास एलिप्टिकल ओवल ये वाली आपके पास ऑर्बिट्स होना जरूरी है। ठीक है, अब बोलो आप सर ऑर्बिट का नहीं पता हमें, परिक्रमा जब हम बोलते हैं, इसका हिंदी का अनुवाद है परिक्रमा। ठीक है, परिक्रमा। ठीक है, तो जो परिक्रमा करने का मतलब क्या होता है कि एक रिपीटेड पाथ जो होगा, सैटेलाइट है वो हमेशा उसी पाथ में घूमता रहेगा। वो चेंज, ये तो गलत चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, पर चेंज नहीं होगा, वो उसी दौरान घूमता रहेगा। जैसे कि आप मंदिर में परिक्रमा करोगे या गुरुद्वारे में परिक्रमा करोगे, तो आपको पता होता है एक ही जगह पे आप घूमते रहते हो। ठीक है, कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया होगा, वैसे आप ऑब्जर्व करना, हमारे जो रिलीजियस सिंबलिज्म्स हैं, ठीक है ना, या चक्कर लगाना, तो आप देखो हिंदू माइथोलॉजी में भी परिक्रमा करना लिखा गया है। वो क्या करते हैं, देवी देवताओं के जो मूर्तियां होती हैं उसके इर्द गिर्द घूमते हैं आप। ठीक है ना? ठीक है, और हरिमंदर साहब में भी, दिस इज नॉट सुपरस्टिशियस, बस जस्ट आप ऑब्जर्व करो, उसमें क्या बिल्कुल सेंटर में क्या, गोल्डन टेम्पल, जिसको आप हरमंदर साहब बोलते हो। ठीक है ना? गोल्डन टेम्पल के अराउंड हम परिक्रमा करते हैं, आपने देखा होगा, कभी टीवी पे भी देखा होगा, लोग ऐसे ऐसे करके घूमते हैं। ठीक है ना? और यही देखो, जब हम शादी करते हैं, चाहे वो सिक्स हो, चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी में हो, तो वो क्या करते हैं, अग्नि के, हिंदू माइथोलॉजी में अग्नि के फेरे लेते हैं। ठीक है ना, 7 फेरे लेते हैं। हम जो है सिक्स होते हैं, जो हम क्या करते हैं कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब जी के फेरे लेते हैं। तो ये देखो, अब ये बात बोलो कि ये तो बहुत पुराने रिलीजन्स हैं सारे के सारे, ये कैसे होता है? ये बेसिकली हमारा जो माइथोलॉजी है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। ठीक है ना? तो देखो, ये मैं जस्ट ये बता रहा हूँ, ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि भाई ये क्या है, क्यों है, ये तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। बट देखो, सिंबलिज्म्स आर रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। यस, लेटर वैदिक ट्रेडिशंस जो होते हैं, ऋग्वेदिक, तो ये देखो, बीच में होता क्या, जिसके इर्द गिर्द घूमते हम दोनों। ठीक है ना? तो वी आर लाइक सैटेलाइट्स एंड द बीच इज द स्तंभ, द एनलाइटेंड वन, जो आप मान के चलते हो, जैसे ऋग्वेदा हो गया, या अग्नि के फेरे हो गए, या आप गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो ये रिलीजियस सिंबलिज्म है। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। तो अब मेरे को बताओ, यहाँ पे है पेरेजी, यहाँ पे है एपोजी। ठीक है, तो कहाँ पे जो सैटेलाइट होगा उसकी ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिट समझ लग गई ना? अभी ऑर्बिट है, ये ऐसा सर्कल है या ऐसा चक्कर है कि अब ये सैटेलाइट इसी के एक एक सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे नहीं जा सकता, इसी से ऊपर में घूमता रहेगा। ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। अब लग की समझ, ऑर्बिट्स क्या होती हैं? ये वो पार्क है, ये वो जगह है जिसके चक्कर आप काटते रहो।
ठीक है, ओके, एवरीबॉडी गॉट इट, बताओ, ओके, गुड, गुड, गुड। तो अब ये जो है आप मेरे को बताओ, पेरिजी है और एपोजी है ना, कहां पे ऑर्बिटल स्पीड जो है v, ऑर्बिटल स्पीड जिसको आप एंगुलर स्पीड भी बोलते हो, कहां पे ज्यादा आएगी, p में या a में, पेरिग्री में या अपोजी में? वेरी गुड, ये कंसेप्ट समझ लग गया बेटा यूट्यूब वालों? किसी एक बच्चे को भी नहीं समझ लगा तो ही और शी कैन आस्क मी। बेटा हम ये यहाँ पे कैपिलर्स लॉ लगा रहे हैं, अगर आपको पता हो कैपिलर्स लॉ क्या होता है, ठीक है ना, तो हम ये पढ़ के आए थे कैपिलर्स लॉ, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये देखो यहां से और यहां से एक मंथ में ही कवर करेगा, इसलिए यहाँ पे इसको अगर ये तेजी से कवर करता है तो यहाँ ये आराम आराम से कवर करेगा ताकि इक्वल एंगल रहे, ये वाला और ये वाला। चले, तो पेरिग्री में इसकी स्पीड होगी ज्यादा, ठीक है, तो यहां से आराम से आ रहा है, यहां से आराम से आ रहा है, आराम से आ रहा है, आराम से आ रहा है, फिर यहाँ पे एकदम से तेज हो जाएगा, फिर यहाँ स्लो हो जाएगा, इस तरह से ही घूमता रहेगा। ठीक है जी, ओके, यस, बहुत बढ़िया दीक्षा, हम आएंगे उस पे भी आएंगे, मंगलयान पे भी आएंगे, वहां पे भी यही कंसेप्ट फॉलो होता है। वेरी गुड, चलो स्क्रीनशॉट लेनी ले लो आप, ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम कल ये भी पढ़ के आए थे कि भाई जी दो फोर्सेस होती हैं जब आप एक पत्थर को रस्सी से बांध के एक सर्कल में घुमाते हो, ठीक है, बट ये सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम, सर्कुलर, ये ऑर्बिट कौन सा है, सर्कुलर, आप बोलोगे सर ये सर्कुलर ऑर्बिट है, बट नॉर्मल जो होता है हम जहां पे ज्यादा पढ़ते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, एलिप्टिकल, ओके, वो अंड आकार होता है, अंडे के आकार जैसा होता है, ठीक है ना, तो उसमें डिफरेंट फोर्सेस लगेंगे इसके कंपैरेटिवली, बट हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो आपको पता कल ही हम ये बात करके आए थे, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होती है सेंट्रीपीटल फोर्स, कौन सी अंदर को लगती है, कौन सी अंदर को लगती है? यस, यस, तो अगर हम बात करते हैं, वेरी गुड, यहां पे एक सैटेलाइट घूम रहा है और ये सपोज अर्थ है, ये बंदा अर्थ है, तो मेरे को बताओ एक अंदर को फोर्स लग रही, हमने बात कर ली, और सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है ना, बट इसका भी तो मास होगा और एक अर्थ का मास है, ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स है और वो कहां की तरफ लगेगी, जो अंदर की फोर्स लग रही है उसमें कौन सी फोर्स मैं करूंगा, कौन सी बात कर रहा हूं उसके अंदर की फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड, ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या कर रही है, क्योंकि ये दो बड़े मास, एक बहुत बड़ा मास है, एक बहुत छोटा मास है, तो वो उसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, तो वो हमेशा किस तरफ लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी, तो जो अंदर की तरफ लगती है उसको हम कौन सी फोर्स बोलते हैं बताओ, सेंट्रीपीटल फोर्स, लग गई समझ, ओके, और जो बाहर को लग रही है, एक फोर्स बाहर को भी लगेगी, अगर अंदर कोई फोर्स लगती रहती तो धीरे 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 अंदर करके गिर जाता धरती पे, तो कोई चीज ऐसी है जो उसको दूसरी तरफ उल्टी तरफ खींच के रख रही है, उसका नाम क्या दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन नाम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके कारण वश है, क्योंकि ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, रेवोल्यूशन का मतलब ये धरती के चक्कर काट रहा है, ठीक है, तो धरती के चक्कर काट रहा है एक ऑर्बिट में, तो इसकी कोई फिक्स स्पीड होगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट में, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये ऑर्बिट में है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करेंगे, जितनी ज्यादा ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, आप देखना कभी, आपने देखा होगा जब आप कभी एक वो क्या कहते हैं, बांध के छोटी सी चीज, कोई रस्सी से बांध के इस तरह से अपने उंगल पे घुमाते हो, तो वो अपने आप यहाँ पे धीरे धीरे करके बंद हो जाती है, तो लास्ट वाले जो दो चक्कर होते हैं कितनी जल्दी वो होता है ना, फोर्स से आपके लगते हैं, आपके कभी देखा होगा इस तरह से घुमा घुमा के, डोर, डोर में कुछ भी घुमाओ, देखा है कभी करके, हाँ, तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं बेटा कि जितना ज्यादा आपका कम डिस्टेंस होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या लगेगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, आर यू समझ, ये समझ लग गया आपको?
तो और रेवोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, कॉजेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस दैट इज ऑब्जेक्ट टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, रेवोल्यूशन इसके कारण क्या है कि हर एक पॉइंट पे इसकी टेंडेंसी क्या है, बाहर निकलने की। टेंडेंसी क्या है, बाहर निकलने की। टेंडेंसी क्या है यहाँ पे, बाहर निकलने की। अगर मैं ये अभी यहाँ पे इसकी काट देता हूं, क्या कहते हैं, डोर, तो ये किस तरफ को गिरेगा, इस तरफ। लग रहा है? तो जो वेलोसिटी है वो इसको बाहर को धकेलने की कोशिश कर रही है, ग्रेविटी जो है वो उसको अंदर लेने की कोशिश कर रही है। जब तक ये दोनों का बैलेंस बना रहेगा बेटा, यानी कि सेंट्रीपीटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये ऑर्बिट में रहेगा। ठीक है, कौन ऑर्बिट में रहेगा, सैटेलाइट ऑर्बिट में रहेगा। ये समझ लग रहा है? अब मैं कोई बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूं। यस, ठीक है बेटा। और सेंट्रीपीटल में कौन सी फोर्सेस होएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी लिख सकते हैं इसको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कौन सी होएगी, बताओ। वेट, वेरी गुड शिवम सेठी, वेट। वेट और उसकी वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट तरीके में मैटर करती है। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, अब हम इसको आगे जाके और थोड़ा सा डेवलप करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं इसमें पढ़ लें आप। ठीक है, लेट्स इसको क्लियर करने तो इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लेना, मैं भी साफ कर रहा हूं उसको। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो रेवोल्यूशन क्या करता है, हमने पता कि रेवोल्यूशन तो समझ लग गया। तो रेवोल्यूशन कौन कॉज करता है इसका, रेवोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, रेवोल्यूशन इज द रिजल्ट फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, हायर द स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट, यानी कि जितनी ज्यादा ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो अब क्यों होता है, आपको पता है कि अगर ये जो अगर वो हमारे पास है, क्या कहते हैं, रस्सी है, ये डोर है, अगर इसको मैं छोटा कर दूं यहां तक, और यहां पे ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो मेरे को बताओ, एक ऑब्जेक्ट ए पे है, एक ऑब्जेक्ट बी पे है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ए की या बी की। बी की, ठीक है ना। बी की वेलोसिटी ज्यादा, इसका कारण मतलब वो ज्यादा कम टाइम में रेवोल्यूशन ज्यादा करेगा। ठीक है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा क्यों हुई बेटा, ये इसलिए हुई, ध्यान देखो, क्योंकि ये डिस्टेंस आर कम हो गया। डिस्टेंस कम हो गया, ए और बी में क्या हुआ कि ए और बी में एक तब्दीली आ गई है कि बी वाला ऑब्जेक्ट है, जो बी वाला सैटेलाइट जो है, उसमें ये डिस्टेंस कम हो गया, रेडियस। जब रेडियस कम हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फोर्स पे। ध्यान बताओ, ग्रेविटेशन फोर्स पे क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू जी एम, एम छोटा एम ओवर आर स्क्वायर। जब रेडियस कम हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण क्या होएगा, बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, तो अगर हमें ये सैटेलाइट, बी वाले सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखना है, तो उसको हमें क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा वेलोसिटी। नहीं ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो सारा का सारा वो धरती पे आके गिर जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? गुड, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलो फिर हम पढ़ते हैं। तो जैसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उससे क्या होगा कि भाई ये जो फोर्सेस हैं ये चेंज हो जाएंगी। तो अगर मैं एक, लेट मी शो यू यहां पे, तो अगर मैं किसी एक ऑर्बिट को, एक सैटेलाइट को रखना चाहता हूं ऑर्बिट में, तो क्या कंडीशंस है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, जब आपने एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखना है। अगर मैं ये कर देता हूं कि सेंट्रीपीटल फोर्स ज्यादा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो वो क्या होगा, इससे क्या होगा, बताओ बताओ। यस, इट विल फॉल, वेयर इट विल फॉल, इट विल फॉल टू अर्थ। ठीक है,
फॉल टू अर्थ। ये समझ लग गई? ये ऐसे नोट्स बनाने हैं, साथ साथ में लिखी जाओ, ये नोट्स लिखा करो, मेरे लिए इतना काफी है अगर आप ये पढ़ पाते हो, ठीक है ना। और अगर मैं थर्ड कंडीशन करता हूं, जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ज्यादा एज कंपेयर टू सेंट्रीपीटल फोर्स, ये क्या होगा? बताओ, एनीबॉडी? कहां गया भाई? स्पेस में चला जाएगा। वेरी गुड हेमराज, बाहर की तरफ चला जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, यू आर गेटिंग दिस। एस्केप, वेरी गुड सुमनप्रीत। तो ये इसका मतलब क्या है कि वो बाहर की तरफ चल जाएगा, दैट विल एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, एस्केप द अर्थ, ठीक है ना। अब ये समझ लग गई? अब मेरे को बताओ कि सेंट्रीपीटल फोर्स हम कब बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ सकती है सेंट्रीपीटल फोर्स, बताओ। जब मैं सेंट्रीपीटल फोर्स की बात कर रहा हूं, तब आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण कैसे बढ़ सकता है। जब आप बताओ गुरुत्वाकर्षण कैसे बढ़ेगा, जब आपने ऑर्बिट जो है उसकी डिक्रीज कर दी। वेरी गुड, ऑर्बिट डिक्रीज कर दी, या रेडियस जो है उसको कम कर दिया, या उस सैटेलाइट को अर्थ के बिल्कुल पास ले आए। समझ गए? जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और गेटिंग? तो इसको अगर कंपनसेट करना है तो तभी, इसीलिए जब आपका सेंट्रीपीटल फोर्स जितना ज्यादा कम रेडियस पे एक सर जो घूमता है, क्या कहते हैं, सैटेलाइट, ठीक है ना, एक उपग्रह जब घूमेगा इतने कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, तो उसका क्या होगा, उसको कंपनसेट करना पड़ता है, यहां पे इसको बढ़ाना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब याद रखो, आप जब इस तरह से घुमा रहे हो पत्थर को, तो जितना पत्थर आपके साथ में है, पास में है, उतनी वो तेजी से घूमता है, याद देखो, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, सेंट्री गुरुत्वाकर्षण की जो पावर होती है गिराने की, वो बहुत ज्यादा है। उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि इसको ऑर्बिट में ही रहना है, वो क्या करता है, अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। क्या कर देता है? अपनी ऑर्बिटल स्पीड बढ़ा लेता है। समझ रहे हो? इसको हम थोड़ा सा और आगे जाके करेंगे, अभी के लिए इतना पढ़ लो। और देखो, जब मेरे को पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंट्रीपीटल फोर्स, इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं हम, कि वो एक तो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा होएगी कि कम होएगी, बताओ। मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी कम, और वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा। लग गई समझ? वो ये समझ लगा किसी को कि दोबारा पर रिपीट कर दूं? गुड, रिपीट कर दूं, कोई बात नहीं बेटा। लेट मी रिमूव इट फर्स्ट, ठीक है। इतना चीजें समझ लग गई, ये तीन कंडीशन समझ लगी आपको, है ना, इतना समय लग गया। गुड। तो हमने कहा कि जब आपको एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखना है, तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये वाले, ठीक है। आइदर सेंट्रीपीटल फोर्स बढ़ेगी, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी, ठीक है ना, यही हो सकता है। तो अगर सेंट्रीपीटल फोर्स बढ़ती है, मतलब अंदर को गिरने वाली पावर बढ़ती है, उसका क्या, इससे आप क्या निकाल सकते हो, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो इससे, ठीक है ना। सेंट्रीपीटल फोर्स मतलब ज्यादा होगी, मतलब रेडियस जो होएगा वो कम हो गया, समझ गए, और रेडियस कम हो गया, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएगी, ये भी कम हो रही है, तभी वो धरती की तरफ गिरेगा। समझ लग गया? यानी कि सेंट्रीपीटल में क्या होता है, वेलोसिटी कम होती है और रेडियस भी कम होता है। सेंट्रीफ्यूगल में क्या, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, और रेडियस भी क्या है, ज्यादा है। जब रेडियस ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगी, कम। जब गुरुत्वाकर्षण कम होएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गई अपने आप। समझ लग गई अब आप? ओके, एवरीबॉडी गॉट दिस? ये समझ लगा कि नहीं किसी को? बताओ यूट्यूब वालों,
अभी के लिए इतना कर लो, इसी का एक पॉइंट और आगे लेके जाएंगे, इसी स्लाइड को एक पॉइंट और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अभी हमें बस इतना पता होना चाहिए तीन कंडीशंस के बारे में, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कब है? जब हमें ऑर्बिट में रखना है एक किसको? सैटेलाइट को। अगर मेरे को गिराना है अर्थ की तरफ, तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा दूंगा। वो कैसे बढ़ेगी? जब मैं रेडियस कम कर दूंगा, यानी कि मैं उसको धरती के पास ले आऊंगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर मेरे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा दी मैंने, किसी तरह से उसकी स्पीड बढ़ा दी है, तो उसका रेडियस अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है, रेडियस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। लग की समझ? ओके ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। ये कंडीशंस आपको समझ लगी। तो एस्केप द अर्थ इन्फ्लुएंस, इसका मतलब क्या हो? अर्थ के बाहर चले जाएगी अगर हम स्पीड इतनी बढ़ा देते हैं। इसी को आगे लेके जाएंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ लग गया। अब ये देखो, सिलेक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्पीड कुछ नहीं है, ये ऑर्बिटल स्पीड का नाम ही टेंजेंशियल स्पीड होता है। इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ लॉन्च ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। इसका मतलब समझो कि रेडियस ऑफ देयर कर्व पाथ इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्व्ड पाथ शुड बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं आपको अगर एक स्लाइड दिखाता हूं, एक मिनट रुकना। यस, तो अगर मैंने अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा टावर बनाया 400 किलोमीटर के ऊपर, सपोज सपोज एक इसको सपोज करो, अभी 400 किलोमीटर पे ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो, जहां पे येलो है, ठीक है ना। तो आपने एक बॉल फेंकी है, पहले यहां से फेंकी, मतलब 100वें माले से फेंकी, वो यहाँ पे जाके गिर गई। 200वें माले से फेंकी, वो थोड़ा सा घूमी और जाके गिर गई, ठीक है। फिर आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए 400 किलोमीटर पे, ठीक है। अब आपने एक इतनी जोर से स्पीड दी है एक ऑब्जेक्ट को, एक गेंद को, एक बॉल को, कि वो धरती के क्या इर्द गिर्द घूमती रहेगी। ये समझ लगा आपको कंसेप्ट? ठीक है, ये समझ लगा। तो आप जितना ऊपर जाके, क्या करना होता है, रॉकेट का काम होता है कि रॉकेट का काम होता है, क्योंकि हमारे पास 400 किलोमीटर तक की बिल्डिंग नहीं है बेटा हमारे अभी तक, तो रॉकेट का काम क्या होता है? यहां तक पहुंच जाना, ठीक है, जहां पे तक हमें उसकी हाइट चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से जाके अगर मैं एक स्पीड से भेजनी पड़ेगी, ऑर्बिटल स्पीड, अगर उसकी एक स्पीड के एक निर्धारित स्पीड से एक बॉल फेंकता हूं, तो वो धरती के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। ये समझ लगा आपको कंसेप्ट? ये देख लो, ठीक है। जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ती जाओगे, उतनी दूर से ये चक्कर लगा के आएगी, ठीक है। ओके, तो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी समझने की। अगर ये आपको समझ लग गया, तो आपको सैटेलाइट समझ लग चुका बेटा। तो ये मतलब आपको समझ लग चुका। टेंजेंशियल स्पीड क्या है? लेटरल हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो जितने जोर से आप एक बॉल मारोगे, ठीक है ना, जोर से, वो सीधा ट्रेवल करेगी, फिर धीरे 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 नीचे आ जाएगी। ये देखो इसकी तरह। अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखो जरा। हेलो बेटा, आवाज सुनाई दे रही है? यार लोड ही नहीं हो रहा। हाँ, ये देखो। तो अगर मैं यहां से एक बॉल फेंक रहा हूं, अगर कम स्पीड डालोगे तो यहां गिर जाएगी, थोड़ी और स्पीड बढ़ाओगे यहां गिर जाएगी, थोड़ी ऐसी स्पीड बढ़ाओगे यहां गिर जाएगी। लेकिन सपोज अगर यही अर्थ है, ये अर्थ का चक्कर लगाना है, अगर आपके पास इस तरह की जगह है, कोई इतनी स्पीड से भेज रहे हो कि वो इसके धरती के इर्द गिर्द ही घूमती रहे, तो उस वेलोसिटी को बोलोगे आप टेंजेंशियल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है।
टेंजेंशियल वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये कंसेप्ट समझ लग गया बेटा? ठीक है, पॉज होगी वीडियो। यूट्यूब वालों बताओ। यस विकास कुमार, अभी उस पे आएंगे बेटा हम। ठीक है, ओके ओके। अभी तो वॉइस वॉइस ठीक आ रही है ना सबको? गुड 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 गुड। मैं फिर से बोल देता हूं बेटा, मैंने यही समझाया अभी तक कि भाई अगर आप एक ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग से अगर आप बॉल्स फेंकते हो नीचे को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में, ठीक है ना, तो उस वेलोसिटी के कारण ये कर्व्ड पाथ फॉलो करेगी। याद है हमने एक ये वाला पैराबोला पढ़ा था कि हमने अगर एक बॉल मारनी है, फुटबॉल को किक मारनी है, तो वो हर जगह पे उसके दो वेलोसिटीज होती थी, ठीक है ना। यस 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 बेटा, बट अब अभी हम वहां पे आएंगे, रुक जाओ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, हमें वो करने दो, फिर हम वहां पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ लगी कि कर्व्ड पाथ ग्रेटर होना चाहिए देन द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आपको धरती के ऊपर जाना है, धरती के मतलब इर्द गिर्द घूमना है, तो आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना पड़ेगा कि जितना धरती का रेडियस है, ये वाला, दिस इज द रेडियस। अगर आप धरती के नीचे से अगर आप ऊंचाई से फेंकोगे लो स्पीड पे, तो वो धरती के इर्द गिर्द ही गिरती रहेगी, ठीक है ना। ये देखो, जब तक कि आप एक इतनी हाइट से उसको इतनी स्पीड नहीं देते कि वो धरती के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये अगर समझ लग गया तो यू विल अंडरस्टैंड सैटेलाइट्स। डिड यू अंडरस्टैंड इट? ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने? ओके गुड। तो अगर हम आगे चलते हैं कि द स्पीड ऑफ आरटीएल, ये चीज लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होगी वो उसके मास पे डिपेंडेंट नहीं होती बेटा। क्यों नहीं होती वो मैं अभी बताता हूं, लेट मी टेल यू नाउ। हमने कहा कि ये फॉर्मूला सबको पता है, अभी करके आया हूं कि भाई Cp इज इक्वल टू Cf। ये फॉर्मूला अभी पढ़ के आया हूं, ठीक है ना। ओके, ये तो पता है ना? हेलो, हाँ, वही जो अभी मैंने बात की थी, ये क्या होगी? ये क्या होगी? एम वी स्केयर बाय आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद है एक्सेलरेशन पढ़ी थी हमने? एक्सेलरेशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था एम वी स्केयर बाय आर, ठीक है। तो एम से एम कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये एम और ये एम कट जाएगा, अंदर क्या बचा? वी स्केयर ओवर आर जी। यानी कि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सारी की सारी, किसी भी चीज की, किसी भी सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर आपने 10 किलो का सैटेलाइट भेजा है 100 किलोमीटर ऊपर, या 1000 केजी का भेजा है, ये कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि वहां पे उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होएगी, वो फिक्स्ड होएगी और उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? The speed of an artificial satellite will not depend upon its mass. लग गई समझ? बताओ बेटा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? गुड। किसी बच्चे को समझ ना लगाओ बताओ? चलो ठीक है, लग गई समझ तो बढ़िया, आगे चलते हैं। यस, क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है? रेडियस पे और ग्रेविटी पे, ठीक है ना। ये दो चीजें। और हम ग्रेविटी का, अगर आपको याद हो, एक और फॉर्मूला पढ़ के आए थे ग्रेविटी का, ये वाला फॉर्मूला याद है? जब हमने ग्रेविटी इक्वल किए थे, जी किसके इक्वल होती है? जी एम ओवर आर स्क्वायर। जिसने ये फॉर्मूला नहीं पता है वो अपनी पुरानी क्लासेस देखे, ठीक है, जब हमने ग्रेविटी के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया था ना। जी एम ओवर आर स्क्वायर। अगर जी एम और आर स्क्वायर को यहां पे डालते हैं जी की बदले, तो आपके पास क्या आता है? देखो, ये आर स्क्वायर ये आर से कट जाएगा,
तो क्या बचता है हमारे पास, जी एम ओवर आर, जी एम ओवर आर। व्हाट इज द मास एम, मास ऑफ अर्थ, व्हाट इज जी, ये कांस्टेंट है, व्हाट इज आर, द रेडियस ऑफ अर्थ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे अर्थ का रेडियस बढ़ेगा, अर्थ का रेडियस मतलब अर्थ का और एक जो उसके सैटेलाइट है उसके बीच में जो दूरी है वो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी, खुद सोचो, बोल दो आंसर है, मेरा हाथ कब से ऊपर खड़ा है। यस, कम होएगी। तो जैसे जैसे पास में जाएगा तो वो तेज होएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये समझ लग गया आपको? डिक्रीज होएगी। ये इतना सिंपल बात है, इतनी सिंपल बात है तो यू कैन अंडरस्टैंड सैटेलाइट, ठीक है। तो हमने ये बात समझी है कि हमने पहले देखते थे कि जैसे वो पास में आती है, जैसे हम एक पत्थर को एक रस्सी से बांध के घुमाते हैं, जैसे जैसे उसको पास में डोर उसकी खींचते हैं वो तेज हो जाता है अपने आप, है ना। वो तेज क्यों होता है, अब समझ लग गया? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कम कर दिया आपने। सैटेलाइट के और अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस कम होएगा उतना क्या होएगा, उसकी क्या ज्यादा होएगी, वेलोसिटी ज्यादा होएगी। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे एक अर्थ में और उसके सैटेलाइट में दूरियां बढ़ेंगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, धीरे 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 कम होती रहेगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? गुड, गुड, गुड। तो हमें ये सब कुछ पता है, जी की वैल्यू भी पता है, एम की वैल्यू भी पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक एक ऑर्बिट में मिनिमम स्पीड क्या चाहिए होती है हमें, दैट इज 7। अगर हमने कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। आर यू गेटिंग इट? दैट इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि एक, अगर आप यहां पे जाके होटल के 400 किलोमीटर ऊपर जाके अगर मैं एक ऑर्बिट में रखना चाहता हूं एक सैटेलाइट को, तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, आर और जी पे, ठीक है ना, रूट। तो हमें कितनी वेलोसिटी चाहिए अगर मेरे को एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में लाना है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में आपका जो सैटेलाइट है उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 7.9 किलोमीटर। ये समय लग गया बेटा? देखो, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। एवरीबॉडी गॉट इट? आई विल रिपीट इट बेटा, कोई चक्कर नहीं। लेट मी रिपीट। ये फॉर्मूला तो समझ लग गया ना, जीएम ओवर आर वाला? ये बताओ पहले, ये समझ लग गया? कहां से समझाऊं, यहां से समझाऊं कि इसके आगे यहां से समझाऊं? ठीक है, ये समझ लग गया, ओके, क्लियर है ये, ठीक है। आगे मैंने बोला कि ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे, याद है, V इज इक्वल टू रूट आर जी। आकांक्षा बेटा क्या हो रहा है, आवाज कट रही है? यूट्यूब वालों या बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा बताओ, मैं रिफ्रेश कर देता हूं। मेरे एंड से तो ठीक चल रहा सब कुछ, इट्स ओके ऑन माई एंड, ऑल ओके। आवाज कट रही है, नो, ऑल गुड, ऑल ओके। बेटा अपना नेट एक बार चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो ठीक होना चाहिए क्योंकि मेरे यहाँ पे ग्रीन चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग में ग्रीन चल रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे रेड होता तो फिर मैं रिफ्रेश करता, ठीक है। आप एक बार दोबारा चेक कर लो, लेट्स वेट। आप एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, फिर मैं समझा देता हूँ। चलो। और अगर मैं v इज इक्वल टू रूट आर जी वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, जो हमने पिछले स्लाइड में किया है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसमें वैल्यू भरता हूं, वैल्यू कितनी, अर्थ में ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 9.8, ठीक है। 9.8 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं आर से, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स डाल दूं, ठीक है। तो मेरे पास इनको जब इसका रूट को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग दिस? यानी कि 7900
किलोमीटर्स भी, मीटर्स को किस तरह लिख सकता हूँ, 7900 मीटर्स भी लिख सकता हूँ। यानी कि एक सैटेलाइट अगर 1 सेकंड में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर देती है तो वो धरती के चक्कर काटती रहेगी। यानी कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 28,500 किलोमीटर। आर यू गेटिंग इट? यस रिपका, आर यू गेटिंग दिस? अगर इसकी स्पीड, आपकी जो सैटेलाइट की स्पीड इस वैल्यू से कम आ रही है तो वो धरती पे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ स्पीड है, ये कट ऑफ स्पीड है। इसके अगर आपकी वैल्यू नीचे आ रही है, आपकी वैल्यू, आपकी स्पीड की वैल्यू इसके नीचे आ रही है तो वो धरती की तरफ गिरता जाएगा। इसकी अगर वैल्यू ऊपर आ रही है तो वो एक ऑर्बिट में ही बना रहेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, ठीक है। एक और हमारे क्लास हमने एक तीसरी कंडीशंस भी की थी, जब मैंने आपको बोला था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो सैटेलाइट है वो धरती को छोड़ के कहीं और भाग जाएगा। ठीक है, ये ये मैंने आपको समझाया था। तो जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब बहुत ज्यादा आएगी, मैंने आपको बोला था कि इसका मतलब उसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, कितनी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो वो धरती को छोड़ के भाग जाएगी। इसको बोलते हैं हम, कौन सी वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब भागना, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर हमने किसी सैटेलाइट को, किसी भी पेलोड को, किसी भी चीज को हमने धरती के बाहर फेंकना है तो हमें कम से कम धरती के गुरुत्वाकर्षण में कभी वो धरती के पास ना आए, तो धरती के गुरुत्वाकर्षण को ओवरकम कर जाए, धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, तो उसको हमें किस स्पीड से भेजना पड़ेगा? लग गई समझ? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये कौन सी है, ये इसको हम क्या नाम देते हैं? एस्केप वेलोसिटी। लग गई समझ बेटा? बताइए, चुप ही हो गए हो। √2 RG, you root RG, ओके, यस, ओके। अब हम इसकी धरती की और मून की एस्केप वेलोसिटी को देखते हैं कि मून की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 1.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो मून से अगर मैं फ्लाइट लेता हूं, मून से अगर मैं मून पे पहुंच गया और मून से मेरे को वापस इंडिया में आना, तो मेरे को कम जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेरी स्पीड कम में भी होएगी, तब भी मैं आराम से मून की गुरुत्वाकर्षण से निकल जाऊंगा। ठीक है, लेकिन धरती के गुरुत्वाकर्षण को से निकलने के लिए मेरे को इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए, तभी मैं निकल पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। ओके, इसका एक और मतलब है, देखो, धरती और क्या कहते हैं, अपना ये क्या कहते हैं, ये मार्स है जो, मार्स, मंगल, मंगल है हमारा जो ग्रह है, उसमें और हमारे मून में, मून मतलब ये जो क्या बोलते, चंद्रमा, ठीक है ना, चंद्रमा में क्या अंतर है बेसिकली धरती के कंपैरेटिवली, क्या फर्क है? यही फर्क है कि वहां की एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है, और एस्केप वेलोसिटी कम होने के कारण वो अपने एटमॉस्फेयर को ही पकड़ के नहीं रख सकते। समझ रहे हो? वो अपने एटमॉस्फेयर या वातावरण को संभाल के नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि उनकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम है। जब एस्केप वेलोसिटी कम होगी बेटा, ठीक है, तो आपका वातावरण उड़ जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि उसको अगर थोड़ी सी भी स्पीड मिल गई तो वो उड़ जाएगा। ठीक है, यस शिवम शेट्टी, यही बात कर रहा हूं कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे पास हवा है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस हैं, गैस का पूरा कवर है हमारे अर्थ में, आपको बताया था मैंने। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था आपके सर के ऊपर 400 किलोमीटर तक कुछ ना कुछ वातावरण है। ठीक है, चाहे वो कम होता जाता है, जैसे हाइट बढ़ती जाती है वातावरण कम होता जाता है, लेकिन 400 किलोमीटर तक भी वातावरण होता है। ठीक है, बट
यही अगर आप और ये वातावरण क्यों है? क्योंकि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है। मतलब अगर ये सारी हवा को बाहर उड़ना होगा, स्पेस में क्यों नहीं चली जाती ये हवा? क्योंकि बेटा एस्केप वेलोसिटी बहुत चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड में अगर कोई मूव करता है तभी ये जा सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके। एरोप्लेन बेटा यूजुअली दे मूव इन ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर एक लेयर होती है स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोस्फियर वहां पे, ओके। तो मून के कारण गुरुत्वाकर्षण वहां पे कम है, प्लस वहां पे एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है मतलब। तो उसके कारण क्या, वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर इवन, ठीक है ना, वाटर भी तरल पदार्थ के रूप में नहीं हमें वहां पे देखने को मिलेगा। वहां पे धरती के उसकी सतह के अंदर, अगर हमने मून में अगर जाके देखे, अंदर सैंपल लें, तो वहां पे हमें हाइड्रोक्सल आयन, ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मिलेगी। और ये खोज हमारे अपने चंद्रयान ने की थी, ठीक है। चंद्रयान जो पहला गया था ना, हमने जो सबसे पहले चंद्रयान भेजा था सॉरी चंद्रमा पे, तो उसने बताया था कि पानी है, पर पानी आपको सीधा वहां पे H2O के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। वो किस फॉर्म में मिलेगा? हाइड्रोक्सल आयन की फॉर्म में मिलेगा, वो भी धरती के मतलब चंद्रमा की सतह के काफी नीचे। और ये खोज हमारे अपने चंद्रयान ने की थी, जब हमने चंद्रयान भेजा था। ओके बेटा, समय लग रहा है, चलें आगे फिर। गुड, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स इंटरेस्टिंग। कोई बोरिंग तो नहीं लग रहा? हाँ जी सर, बोरिंग लग रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, गुड गुड गुड। तो तभी मैं बोल रहा हूं कि अभी एकदम से आपको बोलना नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए सर हमारा सिलेबस खत्म कराओ। अभी सिर्फ इस तरह से को कितना कुछ है आपके पास सीखने के लिए। अगर मैं यही चीज आपको पहले दिन करा देता, एक तो देखो मेरा तो सिलेबस खत्म हो जाना था, बट क्या आपको इतना अच्छा समय लगता? कितना कुछ हमने डिस्कवर किया है, कितना कुछ। यही होता है जो यूपीएससी एक कैंडिडेट में चाहती है कि उसकी ब्रॉड नॉलेज बहुत हो। वो सिर्फ ये नहीं कि मैं एक एक सांचे में डल चुका हूं, मैं अब चेंज नहीं होऊंगा, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि आपने आर्ट्स की है और मैं कभी साइंस नहीं पढ़ पाऊंगा, यार ये मेरा इट इज आउट ऑफ माई गेम, इट इज आउट ऑफ माई लीग, ऐसा नहीं सोचना। तो हर चीज ट्राई करो, ठीक है। हर पक्ष को सुनना चाहिए आपको और फिर अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन बनाना चाहिए। यही तो यूपीएससी चाहती है। तो अगर मैं बोलूंगा सर जी वो मोदी साहब बहुत माड़े हैं, ये है वो है, वो तो बेटा आम आदमी भी कर सकता है, किसान बेचारे भी कर ही रहे हैं ये सारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो भी यही बोल रहा है, ठीक है। बट क्या आप उसके संदर्भ में उसकी चीजें पता है आपको? पहले आपको बहुत नॉलेज होनी पड़ेगी, तभी आप एक अपना ओपिनियन बना सकते हो। टू हैव एन ओपिनियन इज नॉट अ बैड थिंग, बट टू बिकम एन ओपिनियटेड पर्सन इज वेरी बैड थिंग। ओपिनियटेड पर्सन क्या है? मैं रोज रिपब्लिक भारत देखता हूं। वो बंदा क्या बन जाएगा? ओपिनियटेड बार। अगर आप एनडीटीवी नहीं देखते हो या उसी तरह से कोई और अच्छा चैनल नहीं देखते हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में तो वही चीज बढ़ेगा ना, गद्दी बढ़ता रहेगा, आपके पास पक्ष सुनने के बाद ही नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव चीजें सुन रहे हो, अगर तुम सारा दिन नेगेटिव चीजें सुन रहे हो, तो पॉजिटिव चीजें समझने के लिए आपके पास धैर्य ही नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करनी होती है आपको, ठीक है ना। तो ये मत बोलो कि सर ये तो साइंस है, ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। अब बेटा अगर यहाँ पे अब मैं जितने आराम से चला रहा हूँ ना, अगर अब भी नहीं समय लग रहा ना, तो ये आप मेहनत नहीं कर रहे हो अपने आप से, ठीक है। ये आपके ऊपर फॉल्ट है। ये अब आप इतना कोई डिटेल में कोई नहीं कराता बेटा, इतना बड़ा इतना आसान डिटेल में कोई नहीं कराता। आप चाहे देख लो, इवन मैं आपको वेबसाइट भी दिखा सकता हूँ जहां पे आप देख सकते हो, आप अन अकेडमी की देख लो खोल के। वो सिर्फ 12 या 13 मिनट की एक वीडियो बनाते हैं, एक लेसन की, बस। उनके पास इतना खत्म है काम, और मैं 2-2 घंटे एक ही चीज को लेके लगा रहता हूँ। सोचो, टाइम मेरा ज्यादा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, मेहनत मेरी ज्यादा लग रही है। एक एक घंटे की होती है सर? नहीं जी, 12-13 मिनट की वीडियो होती है। आप ध्यान से देखना जो उन्होंने नेट पे डाली हुई है, ठीक है ना। पर वो क्या डालते हैं, वो एक टॉपिक्स पे डालेंगे, जैसे टाइड्स का टॉपिक है, उस पे डाल देंगे, ठीक है ना। 12-13 वर्ड मिनट की एक वीडियो होगी, वो डाल देंगे, ठीक है।
ठीक है। उसी तरह वो इतने अच्छे से मतलब इतनी गहराई से नहीं बताएंगे आपको, वो मान के चलते हैं कि आपको कुछ पता है। ठीक है, वो मान के चलते हैं कि दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नो। ठीक है, जैसे वो नहीं एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, दे नो कि दैट यू नो दिस। ठीक है, अच्छी बात है आप एक्टिव हो बेटा, बट यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट दिस थिंग्स। ठीक है, वहां पे पैसे भी उस हिसाब से लगते हैं फिर। ठीक है, चलो। तो अगर आप ऐसा अभी भी सोच रहे हो बेटा तो फिर बहुत गलत बात है। पेड कोर्सेज होते हैं वहां पे, हाँ मैंने देखा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। ठीक है, इस बात को यहीं पे रहने देते हैं हम। अच्छा, वो मैंने देखा है यार उनका, वो मैंने वो भी लगा के देखा है। एक बंदा था, वो समथिंग हिंदी में बहुत ज्यादा बोल रहा था, तो ज्योग्राफी करा रहा था। वो पता है वो मेगा सेशन चलते हैं उनके, 2 या 3 घंटे या 5 घंटे में सारी हिस्ट्री करा लो, तो करा लो बेटा। 5 घंटे में अगर आप हिस्ट्री कर सकते हो तो फिर तो आप टॉपर बन गए। ठीक है, हाँ मैंने देखे हैं उनके, वो सिलेबस भी होता है उनका, 5-6 घंटे के मेगा सेशंस चलते हैं उनके। ठीक है, नहीं बताते, कोई नहीं बताता बेसिक्स, कोई बताता ही नहीं, कोई कवर ही नहीं करता बेटा। यू विल नॉट कवर दैट। चलते हैं ना संकेत साथ, कई मैंने एक बार देखा 9 घंटे का स्पेशल मेगा सेशन, पूरे का पूरा आपको साइंस करा दी जाएगी, उसमें आपको ये कुछ नहीं बताया जाएगा। कुछ नहीं बताया जाता वहां पे। वहां पे बस ऐसे है कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो, उन्होंने बनाई होती है 4-5-8-9 घंटे की लगातार क्लासेस। हाँ ये तो बात होती है बेटा। तो यू नीड टू गेट बेसिक्स फर्स्ट। ठीक है, बेसिक्स जब तक नहीं कर, हिस्ट्री 19 घंटे में क्या बात है भाई। ये हिस्ट्री तो जितनी पढ़ोगे उतनी कम है। हिस्ट्री आई कैन टेल यू कि भाई हिस्ट्री इज सच ए इम्पोर्टेंट एंड सच ए गुड सब्जेक्ट। अगर आप देखो ना, जब आप आंसर लिखोगे जीएस में, हाँ, तो जीएस, और तभी कह रहा हूँ ये सारे सब्जेक्ट्स के ठीक नहीं। अगर आप साइंस के बैकग्राउंड है और साइंस एंड टेक की आपने मेगा सेशन लगाया 9-10 घंटे का तो ठीक है, लेकिन अगर आपका साइंस का बेसिक्स क्लियर नहीं है, कैन यू टेल मी व्हाट इज वी सेट। वहां पे उन्होंने सीधा वी सेट के बारे में बताना है, व्हाट इज वी सेट, कहाँ पे यूज करते हैं वी सेट को। ठीक है, या व्हाट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो यू कैन टेल इट, व्हाट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग, आजकल बड़ा चल रहा है। व्हाट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट इज जीआईएस। ठीक है, व्हाट इज, ऐसे करके। अरे बेटा मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे पास प्रेजेंटेशन बड़ी है, और मैंने, आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे जो मैंने नेट पे लोड करूंगा, आज भी लोड करता हूँ, वो मैंने ऑलरेडी जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कराई है। और मैंने उनको सिर्फ 2 टॉपिक्स कराए थे, 3 सॉरी। इंडियन रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, उन पे कौन से डैम होते हैं, वहां पे कौन सा नेशनल पार्क है, पार्क के साथ में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, हिमालयास, हिमालयास की इंडिया की फिजियोग्राफिकल फीचर्स, ये यहाँ तक कराया था मैंने। अभी क्लाइमेट करवाना था, उसके बाद हमारा ये वाला बैच शुरू हो गया। ठीक है ना, तो आई विल ट्राई कि मैं वो बनी पड़ी है मेरे पास, हो सकता है कि इसके बाद मैं वही शुरू कर दूं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का भी मैं सोच रहा हूँ। तो जब मैं ज्योग्राफी कराऊंगा बेटा, अगर मैं ज्योग्राफी कराऊंगा तो यू नीड टू हैव ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको पहले 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले आपको मैं कुछ चैप्टर खुद पढ़ने के लिए बोलूंगा, जैसे मैंने 1 ईयर वालों को बोले थे। ठीक है ना, दिए थे ना मैंने आपको चैप्टर पढ़ने के लिए। हाँ, तो नोट्स बनाने हैं सबने, 3 ईयर वाले दोबारा एक बार उसको रिवाइज करना जो आपने नोट्स बनाए होंगे, तब मैं आपको करवाऊंगा। और तब मैं आपको, मेरे पास टेस्ट भी बना पड़ा है उसका, क्योंकि पुराने बच्चों का टेस्ट लिया था मैंने यार, दे बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए थे उनके। जब आप मेहनत कराते हो ना बेटा तो नंबर आते हैं। जब मैंने टीचर कराते हो तो आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, कि भाई आप भी इतनी जल्दी कैसे आ सकती है, क्या आ सकती है बेटा, दीपक। ओके, चलो बहुत हो गया, अब बहुत बाहर की बातें होगी। यस, पुराने बच्चे मतलब जो 3 ईयर वाला ग्रुप हमारा पुराना चल रहा है, वो अब सेकेंड 2 ईयर में वो बन गया ना। ठीक है ना, वो वाला उनको मैंने करवाया हुआ है।
ओके, चलो चलो चलो, बस करो बस करो। तो लॉन्चिंग ए सैटेलाइट ऑन द इक्वेटर वर्सेस पोल। तो आपको कल बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, याद है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां ज्यादा होती है, इक्वेटर्स पे या पोल्स पे, ये बताओ मेरे को। इक्वेटर पे ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा। इक्वेटर पे ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा होती है, यस यस, वेरी गुड। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि धरती की शेप इस तरह की नहीं है। धरती की शेप किस तरह की है? इस तरह की है। आर यू गुड? नॉट इतना बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो इक्वेटर है उसमें रेडियस हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोल्स। ठीक है? तो अगर धरती इस तरह की है, धरती का रेडियस ज्यादा है, तो उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज्यादा होती है इक्वेटर पे एज कंपेयर टू पोल्स। और मैंने आपको बताया जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ज्यादा होंगी तो आपको स्पीड गेन करने में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? स्पीड गेन करने में आपको, ऑर्बिटल स्पीड गेन करने में ज्यादा टेंशन नहीं गेन लेनी पड़ेगी। ठीक है? ज्यादा फ्यूल खर्च नहीं करना पड़ेगा और इकोनॉमिकली आप भेज सकते हो सैटेलाइट को। ओके? कभी आपने ऐसा सोचा जो श्री हरिकोटा है, या जहां से हमारे मिसाइल्स चलते हैं ऊपर की तरफ, जहां पे हमारा इसरो का सेंटर है, यू नो इट इज वेरी क्लोज टू इक्वेटर। वाई नॉट पंजाब? पंजाब में क्यों नहीं हम ये कर सकते ऊपर को? कभी ऐसा सोचा आपने? इट इज ओनली बिकॉज कि जो साउथ इंडिया है या बेंगलुरु है या ये वाले जहां पे श्री हरिकोटा है, या ये वाला एरिया जहां पे चिल्का लेक है, वहां पे व्हीलर आइलैंड्स आई, दे आर नियर टू सी प्लस दे आर नियर टू द इक्वेटर आल्सो, एज कंपेयर टू पंजाब, एज कंपेयर टू देहरादून, एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग्स। ओके? यस, वेरी गुड अमनदीप कौर। चले आगे। ओके, सो वी नाउ मूव ऑन टू अनदर इम्पोर्टेंट। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं किस तरह की ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट्स मतलब रास्ते। ठीक है? रीजन एक्सप्लेन करना किसका? किसका रीजन एक्सप्लेन करूं, संजय? व्हाई नॉट इन पंजाब? देखो बेटा, ये आपका इंडिया है। ठीक है? दिस इज योर लाइन ऑफ इक्वेटर। यहाँ पे 23.5 डिग्री हो जाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये गुजरात से होके गुजरती वो वाली है। ठीक है ना? यस। तो अगर हम इस तरफ को जा रहे हैं तो आप इक्वेटर की तरफ नहीं जा रहे हो। ठीक है? तो अगर मैं यहां से सैटेलाइट छोड़ रहा हूं वो बेटर रहेगा कि यहां पंजाब से सैटेलाइट छोड़ रहा हूं। खुद सोचो, जितना जितना मैं पोलर एरिया की तरफ मूव करूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो कम होती जाएगी। जितना जितना मैं इक्वेटर की तरफ मूव करूंगा, 0 डिग्री की तरफ मूव करूंगा, वहां पे जो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बढ़ती जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? हर चीज के पीछे रीजन होता है बेटा। ओके, सो गुड। चलो लेट मी रिमूव दिस, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, फिर मैं इसको शुरू कर लूं। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ओके। तो ये फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है कि अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की टेंडेंसी क्या है कि हमेशा जो सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के राउंड, कि वो धरती के अंदर गिरे, धरती के तरफ गिरे। ठीक है? बट क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा है, तो उस वो हमेशा चक्कर काटता रहेगा। ठीक है? ये भी आपको समझ लग गया? जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को। ये दो कंडीशंस भी आपको मैंने बता दी है पहले। ठीक है? ओके। तो हमने अभी तक ये चार चीजें पढ़ी हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगी, या कौन सी चीजों पे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, टेंजेंशियल स्पीड कितनी है, रेडियस का अर्थ कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है अर्थ में। ठीक है? तो सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल इन चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है?
अगर हमें किसी चीज को ऑर्बिट में रखना है तो इन चीजों पे डिपेंड करेगा। ये पता, आर हो गया, ये वेलोसिटी होगी, ये अर्थ का रेडियस हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है, अर्थ रेडियस तो एक ही जैसे बात होगी है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होगी यानी गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, एफ जी, उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये मास पे नहीं डिपेंड करता, और हमने पता किया है सैटेलाइट के साइज पे डिपेंड नहीं करता। जितना मर्जी लंबा हो, छोटा हो, माइक्रो हो, नैनो हो, जितने मर्जी इतने इतने छोटे सैटेलाइट में हो, उनके मास पे नहीं डिपेंड करता, उनके साइज पे नहीं डिपेंड करता। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए आगे। हमारे पास जो रास्ते हैं चलने के वो तीन होते हैं, बेसिकली तीन रास्ते हैं। हम तीन ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं। एक है पोलर ऑर्बिट, लेट मी शो यू। सपोज दिस इज द अर्थ, ठीक है ना, तो ये अर्थ है, तो ये सैटेलाइट है। तो अर्थ के इस तरह से भी घूम सकता है 90 डिग्री पे। अर्थ का इक्वेटर ये है, इक्वेटर के इर्द गिर्द भी घूम सकता है, ये समझ गए। जब ये इस तरह से घूम रहा है, इक्वेटर के तरफ चक्कर लगा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, तो क्या हो रहा है बताओ। दिस इज कौन सा ऑर्बिट, इक्वाटोरियल ऑर्बिट, इक्वेटर के अराउंड इक्वाटोरियल ऑर्बिट। ओके, अगर मैं ऊपर नीचे पोलर रीजन्स में चक्कर काट रहा हूं तो किस तरफ का हो सकता है ऑर्बिट मेरा, बताओ बताओ बताओ, ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ, कौन सा ऑर्बिट है, पोलर, यस पोलर रोटेशंस। ओके, और अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल ले लूं, इस तरह का कोई भी एंगल 90 डिग्री और 0 डिग्री, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट। ये 90 डिग्री है पोलर, और ये इक्वेटर 0 डिग्री है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई भी इंक्लाइंड ऑर्बिट हो सकती है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इवन ये भी। ठीक है, ये सारे इंक्लाइंड ऑर्बिट्स जो होते हैं, ये सारे होंगे जो कि पोलर और इक्वाटोर के बीच में होंगे, दे आर नोन एज इंक्लाइंड ऑर्बिट्स। कौन से ऑर्बिट्स होते हैं, इंक्लाइंड ऑर्बिट्स। ठीक है, ये है एक तरीका डिस्क्राइब करने का ऑर्बिट्स को, नंबर एक तरीका। ओके, ठीक है, इंक्लाइंड इक्वेटर के अराउंड घूम रहा है और 90 डिग्री पे घूम रहा है, ऊपर नीचे पोलर रीजन्स में घूम रहा है। तो पोलर, इंक्लाइंड एंड इक्वेटोरियल, गेटिंग इट। ठीक है, और हम एक और तरीके से इसको डिवाइड करना जानते हैं, वो है हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लॉन्ग अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। आपको पेपर के तरीके में यही चीज याद रखनी है, क्योंकि पेपर जो हम नॉर्मल यूज करते हैं वो यही शो नहीं हो रही। बलजीत को स्लो नहीं हो रही शायद, मेरी तरफ से तो यार ठीक है। यूट्यूब वाला तुम्हें दिख रहा सब कुछ, दिख रहा है बेटा। यूट्यूब वालों बताओ, क्लिक मीटिंग वालों बताओ, ठीक है चल रहा है, सब दिख रहा है। ओके ओके ओके। तो एक और जो तरीका है डिस्क्राइब करने का कि कैसी ऑर्बिट होती है एक सैटेलाइट की, वो है हाई अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, ये होता है 180 से, 100 से भी शुरू हो जाता है इवन, ये गलत लिखा हुआ, ये अभी इसको मत देखो। 100 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक जो होता है वो होता है लो अर्थ ऑर्बिट। मिड अर्थ ऑर्बिट होता है 2000 से लेके, गलत लिखा हुआ है, 20,000 तक, 30,000 तक, सॉरी। ठीक है, ओके। और जो इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, इसमें होता है 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हम बात करेंगे। यानी कि धरती की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो हमारे पास जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आएगा। और हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, ये गलत लिखा हुआ है, जो भी 36,000 किलोमीटर से ऊपर की तरफ होगा वो होगा हमारा हाई अर्थ ऑर्बिट। क्या होगा, हाई अर्थ ऑर्बिट। तो इसको आपने इसी तरह से याद करना है। लो मतलब जिसका जो लो है, मतलब जो धरती के बिल्कुल ऊपर ऊपर साथ साथ में घूमेगा।
मीडियम वाला बीच वाला, हाई वाला ऊपर वाला, इन हाई के नीचे है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स। ओके। लो वाला बेटा जिसकी जो रेडियस है जो कम, जो धरती के पास पास में घूमेगा, धरती के साथ साथ में रहेगा, जिसका धरती और अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है, तो वो है लो अर्थ ऑर्बिट्स, यानी कि 100 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक, ठीक है, वो हमारे पास रहता है एपोजी और पेरोजी, ठीक है ना, उसके दरमियान रहता है, तो वो होगा लो अर्थ ऑर्बिट्स, मतलब धरती के पास में ही घूम रहा है, ठीक है। ओके। दूसरा होगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स। मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स या मिड अर्थ ऑर्बिट्स कौन से होते हैं? ये होते हैं 2000 से लेके 30,000 तक अप्रोक्सीमेटली। 2000 से, वैसे 20,000 भी बोलते हैं, कोई 20,000 भी बोलता है, लेकिन आप 3000 लेके चलो, ठीक है। ये होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स, मतलब इनके बीच में अगर, यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है 2000, मिनिमम कितना हो सकता है 2000, इतना ऑर्बिट चाहिए ही चाहिए होगी, और 3000 30,000 क्या होता है मैक्सिमम। तो एपोजी एंड पेरेजी के बारे में बात कर रहे हैं। पेरेजी मतलब जो पास वाला, एपोजी मतलब जो दूर वाला, तो ज्यादा से ज्यादा दूर इसकी ये हो सकती है, कम से कम इतनी होनी चाहिए उसकी पेरेजी। ओके। यस 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 बेटा, गुड। तो अब हम और देखते हैं इसके आगे। यस। तो इसके हमने बाद देखा कि जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं वो 36,000 किलोमीटर के होते हैं, और इसके ऊपर वाले होते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट्स, ठीक है। और हाई अर्थ ऑर्बिट्स मतलब जो 36,000 किलोमीटर के ऊपर वाले, अगर कोई इसके ऊपर चला जाए सैटेलाइट, तो हम उसको हाई अर्थ ऑर्बिट्स बोलते हैं। इसके ऊपर एक और सैटेलाइट है, और लास्ट वाला सैटेलाइट है, अगर देखो ध्यान से, लेट मी क्लियर इट, फिर आपको समझ आएगा। हाई अर्थ ऑर्बिट के सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट है वो है लूनर ऑर्बिट, याद है लूनर? लूनर मून का लैटिन नेम है। तो लूनर ऑर्बिट मतलब जो मून की ऑर्बिट है, ये सबसे दूर है। ये हाई अर्थ ऑर्बिट जो होता है यूजुअली 1/10वां हिस्सा होता है ये टोटल डिस्टेंस का। अर्थ और मून के टोटल डिस्टेंस का 1/10वां हिस्सा होता है हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो ये बहुत दूर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर है लूनर ऑर्बिट। ये हाई अर्थ ऑर्बिट से भी ऊपर की तरफ है। चलें आगे। ये अभी रुक जाओ, मैं बताता हूँ क्या इसमें इनके यूजेज कैसे आएंगे, ये अभी मत करो, बट इसी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो। तो हमने अभी तक यही पढ़ा है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट जो होएगा वो डिटरमाइन करेगा उसकी स्पीड क्या है, और उसका धरती से ऊपर रेडियस कितना है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि हायर द, जितना जितनी ज्यादा हाई होएगी ऑर्बिट, यानी कि जितना रेडियस, जितना दूरी दरमियान ज्यादा बढ़ेगी अर्थ और सैटेलाइट के, तो वेलोसिटी क्या होएगी? हम अभी आज ही पढ़ के आए हैं फॉर्मूला, याद है? दिखाऊं दोबारा? बताओ। डिक्रीज, वेरी गुड वेरी गुड। यस यस, ठीक है। हायर द सैटेलाइट ऑर्बिट स्लोवर विल इट मूव। ओके, ये समय लग गया। ओके। ये स्ट्रेंज पैराडॉक्स अभी मैं बात करता हूँ, रुक जाओ इसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इसेंट्रिसिटी एंड इंक्लिनेशन क्या होती है? देखो मेरे बात, इसेंट्रिसिटी पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इसेंट्रिक ऑर्बिट? तो हमारे पास दो तरह की ऑर्बिट्स होते हैं बेटा, एक बार को लेट मी शो यू। एक ये ऑर्बिट होती है, और कलर चेंज करने दो एक बार, और एक ये ऑर्बिट होती है। इस समय लग रहा है आपको क्या फर्क है? देखो इसमें क्या है, लेट मी चेक इट, ठीक है। ये कौन सी है? ये है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ये है सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। जब मैं ई सेंट्रिसिटी की बात करूंगा, ई सेंट्रिसिटी,
इसका मतलब होगा कि सर्कल की, क्योंकि ये इसेंट्रिक मतलब कितना गोलाकार है, क्योंकि ये गोला अगर ऑलरेडी इसेंट्रिक है मतलब ये इसकी इसेंट्रिक कितनी है, हाईएस्ट है। गोला को और आप पिचका नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो गोलाकार है कोई चीज तो गोलाकार है भाई, ठीक है ना। तो इसको अगर आप खींचोगे, जितना ज्यादा इसको खींचोगे, इस तरफ को खींचोगे और इस तरफ को खींचोगे, ये किस तरह से तब्दील हो जाएगा, इसमें तब्दील हो जाएगा। वी से दैट इसकी इसेंट्रिसिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी इंक्रीज हो गई है, किसकी, इसकी, ठीक है। लग गई समझ। इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है, इसकी इसेंट्रिसिटी है 0 या मिनिमम, ठीक है। और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, ज्यादा, ठीक है। इसको मैंने अगर इसी चीज को यहां से ऊपर और यहां से नीचे को खींच लूं तो ये इसमें तब्दील हो जाएगी, यही चीज, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा मैंने इसकी इसेंट्रिसिटी बढ़ा दी। अब जब मैं इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूं तो आपको एलिप्टिकल ऑर्बिट्स नहीं लग रहा है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स है ना। तो इसका आपने ऑलरेडी पढ़ के आओ, दो सेंटर ऑफ फोकस होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, याद है। तो अगर इन दोनों सेंटर में कहीं पे भी आपकी अर्थ लाई कर सकती है, यहाँ पे अर्थ लाई करती है, ठीक है। सपोज दिस इज द अर्थ, तो जिसके पास में आएगा दैट इज पेरेजी, जब ये दूर जाएगा तो एपोजी। ये समय लग गया आपको। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स की इसेंट्रिसिटी होती है 0, ठीक है। और इलिप्टिकल की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है हाई। ये समझ लग गया अभी। दूसरी तरफ इसको समझो, ठीक है। अब क्या हो गया, ये है इसेंट्रिसिटी। अब मैं बात कर रहा हूं इंक्लिनेशन, जो अभी हम पहले पढ़ के आए थे, जो वो थी इंक्लिनेशन। क्या थी वो, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन को समझो, जब मैंने आपको बताया था इंक्लाइंड ऑर्बिट्स होती, याद है, इंक्लाइंड ऑर्बिट्स। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, दिख रहा है बीच में आपको जहां पे इंक्लाइंड लगा है, मेरे को साफ करने दो एक बार। मैं रिपीट करता हूं एक बार उत्तराखंड में, एक बार रिपीट करूंगा, सारा कुछ रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। तो ये कौन सी है, जब मैं बात कर रहा हूं ये धरती है और ये इसके इर्द गिर्द हो रहा है, ये इक्वेटर है, ठीक है ना। ये वाला इक्वेटर है, लेट मी शो यू, अगर इसको मैं कर पाता हूं तो। ये ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का, ठीक है, जो ये बीच में लाइन डाली मैंने, ठीक है ना। हाँ ये, ठीक है। तो अगर ये इसके चक्कर इस तरह से काट रहा है तो दिस इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर ये चक्कर इस तरह से काट रहा है तो पोलर ऑर्बिट। और अगर किसी भी और एंगल पे काट रहा है, ऊपर से नीचे, इधर से इधर, इधर से इधर या इधर से इधर, ठीक है ना, तो ये आ जाता है हमारे पास इंक्लाइंड ऑर्बिट। क्या आ जाता है, इंक्लाइंड ऑर्बिट, ठीक है। तो इंक्लाइंड और इसेंट्रिक में क्या फर्क है, समझ लग गया। जब मैं इसको पिचका दूंगा तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट बन जाएगा। अगर मैं उसको सीधा रखूं, गोलाकार रखूंगा तो वो सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगा, ठीक है। चले आगे। तो सर्कुलर इसेंट्रिक में और इंक्लाइंड में ये फर्क होता है आपके। चलो जी, ये आपको पता लग जाएगा। देखो, एन इसेंट्रिक ऑर्बिट इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। यस यस बेटा, आर्पिन वेरी गुड। हाँ, ठीक है। तो अभी कर रहे हैं बेटा, पहुंच रहे हैं। अभी छोटी छोटी चीजें पहले हम पढ़ लें, फिर वहां तक बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे हम, ठीक है। विद द सैटेलाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ चेंजिंग डिपेंड्स अपॉन वेयर इट इज इन द ऑर्बिट, ठीक है। तो इसेंट्रिक ऑर्बिट कब होएगा, जब आपकी सर्कल, जब सर्कुलर ऑर्बिट होएगा तो उसकी इसेंट्रिक क्या होती है, 0। तो हाईली इसेंट्रिक ऑर्बिट में जो होती है वो 1 होती है मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है, ये बता दे, इंक्लिनेशन भी आपको बता दी है, ठीक है। ओके, इंक्लिनेशन भी बता दी है। चलो आगे चलते हैं। तो हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इन चीजों को। दो तरह से हम डिवाइड करते थे, इंक्लाइंड बेस्ड ऑन द इंक्लिनेशन। हमारे पास दो तरह की ऑर्बिट्स होती हैं, इंक्लाइंड ऑर्बिट्स एंड नॉट इंक्लाइंड ऑर्बिट्स। जो इंक्लाइंड ऑर्बिट्स होती हैं उसमें दो आगे टाइप पढ़ते हैं हम। पोलर ऑर्बिट्स पढ़ा था ना हमने, पोलर ऑर्बिट्स।
पोलर ऑर्बिट्स में ही एक स्पेशल केस आता है हमारे पास, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। ये हम पढ़ेंगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, और इसकी मेरी वीडियो भी है आपके पास, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक मिनट होल्ड करना, लेट यू नो, एक मिनट रुको। ग्रेविटी पोलर सैटेलाइट, ओके 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 ओके, चलो जी चलो, एक मिनट होल्ड करो। ओके, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। पोलर ऑर्बिट आपको बता दिया मैंने, आगे चलते हैं। ठीक है, नॉट इंक्लाइंड ऑर्बिट्स में दो तरह के ऑर्बिट्स आते हैं, या तो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हो सकते हैं या इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स हो सकती हैं। इक्वेटोरियल मतलब जो इक्वेटर के इर्द गिर्द घूमती हैं, ठीक है। और जो इक्वेटर के इर्द गिर्द घूमती हैं वो भी दो तरह की होती है, या तो सर्कुलर होती हैं या इक्लिप्टिकल होती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही पढ़ लो, काफी है बस। ठीक है, लेट मी स्टार्ट विथ लो अर्थ ऑर्बिट्स। ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट्स जो होती हैं हमारे पास, ठीक है, इनका नॉर्मल सेंटीमीटर क्या होता है, नॉर्मल किलोमीटर कहाँ होते हैं, 200 से 2000 किलोमीटर तक की इनकी रेंज होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भाई जितना ज्यादा आपके पास में अर्थ का होगा, जितना ज्यादा अर्थ के पास में होगा, ये वाली स्लाइड याद रखो एक मिनट। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो, ये वाली। ठीक है, जितना ज्यादा कोई अर्थ के पास में होगा तो सीपी ज्यादा होएगा। जब सीपी ज्यादा होगा तो सीएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। जब सीपी ज्यादा है इसका मतलब रेडियस ज्यादा है, और रेडियस ज्यादा है, रेडियस कम है, सॉरी रेडियस कम है, ठीक है ना, सॉरी रेडियस कम है, और वेलोसिटी कम होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कम होती जाएगी वेलोसिटी और धरती पे गिर जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं उसको, अब इसी के आगे लेके जा रहा हूं, अगर मैं उसको क्या कहता है कि ऑर्बिट में ही रखना चाहता हूं, लो अर्थ ऑर्बिट में ही रखना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या होगा कि स्पीड को किसी ना किसी कारणवश बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है ना, तभी ये इक्वल हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आगे ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्योंकि धरती के पास है ये ऑर्बिट्स, है ना, तो ये धरती के जितना पास होगा, जितना रेडियस कम होगा, स्पीड इंक्रीज करनी ही पड़ेगी आपको, नहीं तो ये धरती के नीचे गिर जाएगा, धरती के पास आके गिर जाएगा। ठीक है ना, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ओके। तो लो अर्थ ऑर्बिट्स हमारे पास यही काम करते हैं, वहां पे स्पीड इसीलिए ज्यादा होती है ताकि वो ग्रेविटेशनल ऑर्बिट्स को, ग्रेविटेशन को ओवरकम कर पाए। ठीक है, और मेरी बात सुनो, क्योंकि इतने कम ऑर्बिट में आपके पास एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा होता है, तो एटमॉस्फेयर एक तरह से आपका कीचड़ की तरह एक्ट करता है, वो आपको हर जगह पे रोकता है, फ्रिक्शन की तरह एक्ट करता है वो। ठीक है, तो जब सैटेलाइट मूव करता है, उसके हवा के पार्टिकल्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो हर बार नीचे गिरता जाएगा, उसकी स्पीड कम करी हुई, इसलिए उसको स्पीड ज्यादा चाहिए होती है। एटमॉस्फेरिक ड्रैग यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। ओके, जितना जितना आप धरती से दूर जाओगे, एटमॉस्फेयर नहीं है, स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो कोई पार्टिकल नहीं है, कोई एयर मॉलिक्यूल नहीं है, तो जो अर्थ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं, जो आगे जाके पढ़ेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं हमारे पास, वहां पे आपको ये रेजिस्टेंस नहीं मिलता, वहां पे आपको आराम से एक स्पीड दे दी, वो उसी चीज पे घूमते रहते हैं, वहां पे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चले आगे, ये समय लग गई। ओके, गुड गुड गुड। अब मेरे को बताओ कि मैंने आपको बताया कि लो अर्थ ऑर्बिट्स में क्या होगा, हमारे पास स्पीड ज्यादा होगी। लो अर्थ ऑर्बिट्स में स्पीड ज्यादा, इसका मतलब वो डिस्टेंस कितना, धरती का जो चक्कर काटते हैं वो जल्दी काटेंगे कि ज्यादा टाइम लगेगा उनको काटने में, जल्दी काटेंगे ना। ठीक है, तो ये धरती के जल्दी चक्कर काटने में सक्षम है, जल्दी चक्कर काटने में सक्षम है, बहुत जल्दी स्पीड से ये धरती के, एक दिन में कभी कभी तो ये 16 चक्कर काट लेते हैं। ठीक है, 1.5 घंटे में एक चक्कर काट लेते हैं पूरे अर्थ का। ठीक है, यस वेरी गुड ज्योति, ये समय लग गया आपको। तो इसकी प्राइम एग्जांपल आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखा होगा, जो कि 400 किलोमीटर ऊपर है हमारे। ठीक है, 400 किलोमीटर, 320 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट, 320 किलोमीटर पे है ये।
तो वहां पे जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, वहां पे जो वो रहते हैं, वो धरती का 16 चक्कर काट लेते हैं एक दिन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका एक ऑर्बिटल टाइम होता है, एक दिन ये 1.5 घंटे में काट लेते हैं, 1.5 आवर्स। तो खुद लगा लो 24 घंटे में कितने चक्कर लगाएंगे। अगर 1.5 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं तो आप खुद मैथ वाली प्रॉब्लम करके देख लो। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 16 टाइम्स। 16 टाइम वो एक दिन में चक्कर लगाते हैं धरती का। आर यू गेटिंग इट? बेटा जोबन जी पूछ रहे हैं कि अगर मैं गन चलाता हूं तो स्पेस में चले जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। नहीं बेटा, क्योंकि ये इसकी जब हम उसको वेलोसिटी देते हैं तो 300-400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से देते हैं, पर वो क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जितना मैं ऊपर मारूंगा एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसकी। जितनी ज्यादा तेजी से मारूंगा वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसकी, और वो वापस नीचे आके धरती पे गिर जाएगी। वो धरती को एस्केप नहीं करती। क्यों? क्योंकि धरती को अगर मेरे को बाहर स्पेस में गोली भेजनी है तो मेरे को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए। और गोली की नॉर्मल स्पीड होती है, देखो कितनी होती है। गोली की नॉर्मल स्पीड होती है 300 से 500 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब दैट इज क्लोज टू 5 मीटर्स, 550 या 500 मीटर्स पर सेकेंड। इतने में तो वो धरती का स्केप ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, ओके। तो बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होती है उसको एस्केप करने के लिए, इतनी स्पीड चाहिए होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज हाँ, पोलर ऑर्बिट्स, लो अर्थ ऑर्बिट्स। आपने बोला था सर, आपने तो अभी पोलर ऑर्बिट कराए थे हमें, और आपने कराया था इक्वेटोरियल ऑर्बिट, और आपने कराया था इंक्लाइंड ऑर्बिट। वो कहाँ गए? अरे बेटा एक ही बात है। जो लो अर्थ ऑर्बिट्स है वो मोस्टली पोलर ऑर्बिट्स होती हैं। लो अर्थ एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका एक छोटा हिस्सा है पोलर ऑर्बिट। ठीक है, और इक्वाटोरियल ऑर्बिट और इंक्लाइंड ऑर्बिट, ये सारे किसके अंडर आएंगे? लो अर्थ ऑर्बिट्स। किसके अंडर आएंगे? लो अर्थ ऑर्बिट्स। ठीक है जी, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। हम और बात इसको आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट्स में, तो लो अर्थ ऑर्बिट्स में अगर मैं एक सैटेलाइट यहां पे भेज रहा हूं, ठीक है, यहां से चलाया मैंने वो सैटेलाइट, वो धरती के चक्कर ऐसे काटेगा और इस तरह से घूमता रहना चाहिए था उसको। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, देखो देखो, ये अर्थ है, ठीक है, हमने एक सैटेलाइट भेजा, इसके चक्कर काटते रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि वो एक जगह पे ही फोटो खींचेगा? कि अगर मैंने इंडिया के ऊपर छोड़ा है पोलर ऑर्बिट, तो क्या वो इंडिया और उसके ऊपर चाइना और उसके ऊपर रशिया इसी की फोटो खींचेगा और आर्टिकल सर्कल? नो। क्यों नहीं है होगा ऐसा? देखो, क्योंकि आप सिर्फ आप धरती को स्थिर मान के चल रहे हो कि धरती स्थिर है, धरती घूमती नहीं है। लेकिन हमें पता है कि धरती घूमती है इस तरह से। तो अगर मैंने एक सैटेलाइट यहां इंडिया से छोड़ा, जब वो नीचे जाएगा तो धरती भी तो घूम रही है साथ साथ में। खुद देखो, धरती घूम रही है, तो हमेशा वो सेम पॉइंट पे नहीं होगा। ये देखो, पहले वो यहां से चला, फिर वो ऊपर गया, पीछे से ऊपर आ गया, वो दूसरी जगह पे आ गया, फिर वो इस तरह से कवर कर गया। और मेरे इसके पास फोटो है, लेट मी शो यू क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। लेट मी शो ए वीडियो, बहुत छोटी सी वीडियो है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या चीज होती है पोलर ऑर्बिट्स। एक मिनट बेटा, एक मिनट बस, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। कंट्रोल V, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। 1 मिनट की वीडियो देखो, ये देखो, ये जो काट रहा है ना, इसका मतलब इतना एरिया कवर कर रहा है। जैसे जैसे धरती मूव कर रही है उतना उतना एरिया कवर कर रहा है एक सैटेलाइट। ध्यान से देखना, सॉरी 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 सॉरी, ध्यान से देना, 1 मिनट। अभी दिख रही है वीडियो? अभी स्टार्ट नहीं की मैंने, दिख रही है? अब देखना जरा।
लग गई समझ? थैंक यू संकेत, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। ओके, तो इसका मतलब समझो कि जैसे वो धरती घूम रही है, जैसे जैसे घूम रही है, तो एक, अगर मैं सिर्फ एक, वो कौन सा ऑर्बिट होगा अगर ऊपर नीचे घूम रहा है? वो पोलर ऑर्बिट होगा। वो किस में होगा? लो अर्थ ऑर्बिट में होगा। लो अर्थ मतलब वो धरती के, जो उसका जो डिस्टेंस होगा, नॉर्मल डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा? अराउंड इतना, ठीक है ना? पेरिजी एंड एपोजी 200 से 2000 किलोमीटर, ठीक है जी। आपको समझ लगी ये साहब? और एक चीज आपने और समझ देखा होगा, जब वो शुरू शुरू में चल रहा था, तो एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा सा कवर कर रहा था, फिर थोड़ा सा कवर कर रहा था, फिर थोड़ा सा कवर कर रहा था। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही पोलर ऑर्बिट में, एक ही लो अर्थ ऑर्बिट में एक ही सैटेलाइट है, तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा पूरे अर्थ के बारे में जानने के लिए, ठीक है? तो इसीलिए अगर कोई ऑर्बिट, अगर कोई सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो वो हमें सिर्फ थोड़ी सी पिक्चर दिखा सकता है, 5 मिनट की, ठीक है ना? लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे 100 कम से कम सैटेलाइट हैं, तो मेरे को तब पता पूरा चलेगा कि सारी पिक्चर क्या चल रही है, पूरे अर्थ में क्या चल रहा है उसी टाइम पे। समझ रहे हो? इसीलिए लो अर्थ ऑर्बिट्स में आपको सैटेलाइट ज्यादा चाहिए होते हैं। मैं वो अभी बताता हूं बेटा, अभी बताता हूं। दीक्षा, 1 मिनट बस, उसकी भी वीडियो है मेरे पास, ठीक है? तो यू गेट दिस पॉइंट? ये समझ लगी? अब आप सोचो कि सर वो तो ये हम इसको बाद में करते हैं। आपने सोचा होगा, इसके हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द स्पीड रिक्वायर्ड टू कीप ए सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट? कम से कम कितनी चाहिए हमें? 7.9 किलोमीटर पर आवर। ये तो समय लग गया ना सबको? इतनी तो मिनिमम स्पीड है। किसी भी सैटेलाइट को धरती का चक्कर काटना होगा, इतनी स्पीड तो कम से कम होनी चाहिए ही उसकी। हम पढ़ के आए थे ना? ओके, चले आगे। और इसका ऑर्बिट सर्कल कितने का होता है? मोस्टली जो लो अर्थ ऑर्बिट्स होती हैं, उनका 1.5 घंटे का होता है, 1.5 आवर्स का, ठीक है ना? जितना ज्यादा लो अर्थ में होगा, उतनी जल्दी वो धरती के चक्कर काटेगा, ठीक है? इसके एडवांटेजेस क्या है? स्पाई सैटेलाइट और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है? पर ध्यान से रखना, इसको हम और आगे चीज को देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि यहाँ पे हम वो ऑर्बिट रखते हैं, यहाँ पे हम वो सैटेलाइट रखते हैं, यहाँ पे हम वो चीजें रखते हैं जो हमें बार बार विजिट करनी है, ठीक है? जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पे आपको पता है, हर कम से कम 5 बंदे जो हैं धरती के, हमेशा ही एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पिछले 20-25 सालों से वो धरती के बाहर रहते हैं, ठीक है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी जगह है, वहां पे 1997 में आई थिंक ये बना था। तो वहां पे कम से कम 5 या 6 बंदे जो है वो बाहर रहते ही हैं, ठीक है ना? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये कितने किलोमीटर ऊपर है धरती के? 400 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है? डन, ओके। और हब्बल स्पेस जो आपकी टेलीस्कोप है, उसको आपने बार बार उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उसमें अगर कोई चीज टूट जाती है तो उसको विजिट करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें आप रखते हो लो अर्थ ऑर्बिट्स में, ओके, ठीक है? डिसएडवांटेज क्या है? इसका एटमॉस्फेरिक ड्रैग बहुत होता है। एटमॉस्फेरिक ड्रैग का क्या मतलब है अभी बताया, क्योंकि 400 किलोमीटर तक आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत सारा एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है? धरती का एटमॉस्फेयर हर तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है? 4-4, 5-500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है। तो जैसे ही आइनोस्फीयर के बारे में अभी कोई बच्चा बात कर रहा था, हम पढ़ेंगे व्हाट इज आइनोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर होता है, ठीक है? तो आइनोस्फीयर जब होगा तो क्या होगा कि भाई वो इस तरह से आपको कल दिखाऊंगा बेटा, पक्का। मेरे पास एक ग्रेविटी का वीडियो है जो उस पे काम कर रहे हैं, वो मैं दिखाता हूँ, अभी दिखा के जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। बहुत अच्छी चीजें हैं मेरे पास, बहुत कुछ है नेट पे अवेलेबल। आई विल शो यू ज्योतिका, ओके? सो जाते जाते मेरे को याद कराना, आई विल शो यू। तो ये चीजें होती हैं। समय लग गया बेटा? तो जितना जितना आप ये एटमॉस्फेरिक ड्रैग होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होनी पड़ेगी। आप मार्शियन मूवी, वेरी गुड, अगर आपने किसी ने देखी है मार्शियन मूवी, ग्रेविटी मूवी देखो यार। ग्रेविटी अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं आज आपको उसकी एक स्लाइड दिखाऊंगा, बहुत अच्छी है।
सीन है उसका क्लाइमेट का, ठीक है ना। तो ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी मूवी जरूर देखना। उन बंदों ने तो कुछ लेफ्ट टाइम का ही काम किया हुआ है। सच ए गुड मूवी, देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो आगे चलते हैं। क्या ये कम्युनिकेशन या वेदर ऑब्जर्वेशन या फोरकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं? इसको नहीं यूज करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग या कम्युनिकेशन के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं, ये मैं इसका रीजन आपको आगे बताऊंगा जब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स करेंगे, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि भाई आपको पता है कि क्योंकि इसका ये 16 टाइम एक बार घंटे एक सॉरी एक दिन में 16 बार धरती के चक्कर काटती है। तो अगर मेरे को इंडिया की फोटो ही खींचनी है, सिर्फ इंडिया में देखना है कि इंडिया में क्या हो रहा है और कहीं नहीं मेरे को देखना, तो इंडिया में देखने के लिए मतलब मेरे को हार्डली 5 या 10 मिनट मिलेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकते, क्योंकि जो धरती का चक्कर इस पूरा 1.5 घंटे में काट रहा है, तो उसके पास इंडिया की फोटो खींचने के लिए तो टाइम ही नहीं है भाई। कितने, हार्डली 5 या 4 मिनट मिलते हैं, तो 4 मिनट में आप कुछ भी नहीं देख सकते इंडिया में ढंग से, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? इसका सोल्यूशन है ई सेंट्रिक ऑर्बिट कर दो, ठीक है। ई सेंट्रिक ऑर्बिट का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। इसके बाद मैं कह रहा हूं कि रेदर देन एक सर्कुलर पाथ होने की बजाय मैं क्या कहता हूं, पहले मैं घूम रहा था इस तरह से सर्कुलर वे में, ठीक है ना, पोलर के ऊपर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, धरती को एक तरफ रख दिया मैंने, एक छोटा चक्कर ऐसे बना दिया। अब ये कौन सा ऑर्बिट है, ध्यान से बताओ, कौन सा ऑर्बिट है ये? पोलर तो है, इंक्लाइंड ऑर्बिट भी है, लेकिन कौन सा ऑर्बिट है, इसेंट्रिसिटी क्या है? यस, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, वेरी गुड। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में डाल दूंगा। होगा क्या, जब ये धरती के पास आएगा, क्योंकि मेरे को क्या देखना है बेटा, मेरे को देखना है इस वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। सपोज इंडिया यहाँ पे है, तो मेरे को इस पे ज्यादा टाइम लगाना चाहिए कि मैं इसको देख कुछ अच्छी तरह से देख पाऊं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट में डाल दूंगा। ध्यान से देखो, जब ये धरती के पास आएगा, ये वाला एरिया मेरे को नहीं देखना है, ठीक है। मेरे को कोई मतलब नहीं है इस एरिया से, मेरे को कौन सा एरिया देखना है, ये वाला एरिया देखना है। तो मैं इस पे लॉन्गर ड्वेल टाइम बोलते हैं। लॉन्गर ड्वेल टाइम मतलब इसको अच्छे से देखना चाहता हूँ, इसकी फोटोएं खींचना चाहता हूँ अच्छे से इंडिया की। तो मैं क्या करूंगा, जो इंडिया के ऑपोजिट, बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट जो यहाँ पे कंट्री है, वहां पे मैं इसका बना दूंगा पेरिजी, और ऑपोजिट एरिया पे जहां पे मेरे को इंडिया की फोटो खींचनी, वहां पे मैं बना दूंगा एपोजी, ठीक है। और खुद देखो, जब सैटेलाइट इसके धरती के पीछे जाएगा तो तेजी से चले जाएगा, और जब दूर जाएगा राम राम से इसकी फोटो खींच सकते हो आप। एपोजी में स्लो घूमेगा। वेरी गुड हेमराज, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? तो अगर मेरे को इसको देखना है, इस तरफ को, तो मैं जो लंबा होएगा चक्कर, वो यहां पे आराम से काट के इसके फोटो खींच सकता हूं। आर यू गेटिंग दिस नाउ? तो मैंने क्या इंक्रीज कर दी, इसकी इंक्लिनेशन नहीं, इसकी इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अगर ये वाला ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी 0 है। अगर एप्लिप्टिकल ऑर्बिट है तो इसकी इसेंट्रिसिटी